आई होप यू पीपल आर वेल। तो आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज। दिस इज अबाउट योर इंटरनेशनल रिलेशंस। हम लोगों ने पीटी 365 से कंप्लीट कर लिया था, बट देखो यहाँ पे आज हम लोग बाजीराव का जो प्रीलिम्स को एक रिवीजन मॉड्यूल होता है, एक बार उसको भी देखेंगे। ठीक है। असल में क्या है, जो करंट अफेयर्स होते हैं वो आप लोगों के यूजुअली हर एक सोर्स में सेम होंगी, बट यहाँ पे अब फायदा क्या है, अगर हम दोनों सोर्सेज से कवर करते हैं तो जो चीजें यहाँ नहीं है तो आप लोगों का वो एरिया भी रुकेगा नहीं। ठीक है। और जो भी चीज हम लोग पीटी 365 में पढ़ चुके हैं वो हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है। तो इन अ वे आप लोगों को कुछ फोमो नहीं होगा कि भाई हमारा करंट अफेयर्स में कुछ सेगमेंट रह गया। एंड इंटरनेशनल रिलेशन इज ओनली अबाउट करंट अफेयर्स। सो विद दिस आपका जो एटलीस्ट इंटरनेशनल रिलेशन का पूरा चंक है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। यस, सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ देखिए, डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि भाई इंडिया ने जो है ना, जितनी सब्सिडी अलाउ है की हुई है, ठीक है, एक लिमिट है, उससे ज्यादा सब्सिडी अपनी शुगर केन सेक्टर को दी है, जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड जो है वो डिस्टोर्ट हो चुका है। फाइन। सबसे पहले समझो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है। ये एक क्रूशियल ट्रीटी है अंडर द डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ कब बनता है? इट केम इनटू फोर्स इन जनवरी 1 1995। तो देखो, WTO is basically a successor to GATT, that is a General Agreement on Trade and Tariff. GATT came into force in 1948 के आसपास। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को सभी को पता है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन होते हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक। ठीक है। बट एक और इंस्टीट्यूशन प्रपोज किया गया था, दैट वाज इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बट विच कुड नॉट पिक अप। ठीक है। तो असल में होता क्या है, क्योंकि ये नहीं बनती तो एक गैट बनता है। दिस वाज सॉर्ट ऑफ अ टेम्परेरी ट्रांजिशनरी फेज के लिए ये एक एग्रीमेंट सा ही बनता है। ठीक है। एंड दिस इंक्लूडेड ओनली गुड्स। बट ओवर टाइम क्या होता है, फिर गैट के अंदर जो नेगोशिएशंस होती हैं, अब उरुग्वे राउंड में क्या होता है, दैट हम लोग डिसाइड करते हैं दैट वी नीड सम बेटर मैकेनिज्म और एक बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, तो डब्ल्यूटीओ फॉर्म हो जाती है। अब डब्ल्यूटीओ डील्स नॉट ओनली विद गुड्स बट ऑल्सो सर्विसेज, प्लस ऑल्सो थर्ड थिंग इज आईपीआर एटसेट्रा। ठीक है, वो उससे भी डील करती है। अब यहाँ देखिए, व्हाट वी आर हैविंग इज कि 1986 से 94 में ये चलता है आप लोगों का। ठीक है। गेट गेट के ऊपर, गेट के अंदर उरुग्वे राउंड के डिस्कशंस होते हैं, एंड उसी टाइम पे फिर डब्ल्यूटीओ फॉर्म हो जाता है। अब डब्ल्यूटीओ के अंदर एक ट्रीटी है आप लोगों की, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये किस लिए है भाई? फेयर और मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चरल ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट और एक्सपोर्ट कंपटीशन। अब इसमें तीन पिलर्स है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में। अब देखिए, फर्स्ट पिलर क्या कह रहा है, डोमेस्टिक सपोर्ट। डोमेस्टिक सपोर्ट बेसिकली ये है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस या गवर्नमेंट जो होती है ना, अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को, कि कोई भी गवर्नमेंट हो वो चाहे डेवलप्ड या डेवलपिंग, वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देती है। फाइन। सो वी हैव सीन दिस। तो डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट रिड्यूस देयर टोटल। तो अब ये क्या है, वो जो सपोर्ट है ना वो कम दिया जाना चाहिए, बिकॉज उसकी वजह से क्या होता है, ट्रेड डिस्टोर्ट होता है। यानी कि मान लो, जैसे कि इंडिया में अगर हम लोग एमएसपी ना दें तो बिकॉज ऑफ एमएसपी, क्योंकि एमएसपी ज्यादा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप लोगों का राइस और व्हीट ज्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है। फाइन। इन द एंड अगर हम लोग देखें कि अगर वही फ्री मार्केट हो तो लोग, तो फार्मर्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? जो चीज भाई, अब राइस और व्हीट की वजह से ये प्रोड्यूस भी उन स्टेट्स में किया जा रहा है जहां पे पानी की कमी है। ठीक है। हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, और ये आप लोगों का स्पेशली, और पंजाब। ठीक है। तो ग्राउंड वाटर लेवल और इतनी सारी चीजें इश्यूज हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस डोमेस्टिक एक्सटर्नल सपोर्ट। क्योंकि मार्केट में ऐसा मानना है डब्ल्यूटीओ के हिसाब से कि मार्केट मैकेनिज्म ना हर चीज को करेक्ट करने की हिम्मत रखता है, बट हम लोग सपोर्ट देते भी हैं। क्यों? क्योंकि फार्मर्स एज सच, हम लोग फार्मर को की कम्युनिटी को सफर करने नहीं दे सकते। तो उन्होंने बोला कि जो सपोर्ट है ना वो लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट जो है वो रिड्यूस करना है बाई 20%। तो डेवलप्ड कंट्रीज 20% रिड्यूस करेंगी और डेवलपिंग कंट्रीज 13% ऑफ द सपोर्ट रिड्यूस करेंगी। दीज रिडक्शन अप्लाई टू ओवरऑल स्टॉक लेवल्स। तो डोमेस्टिक सपोर्ट पॉलिसी दैट अकाउंट फॉर लेस देन 5% of the value of production in developing countries or less than 10% are excluded from these reduction requirements। तो वो वाली प्रोडक्शन मटेरियल जो 5% से कम ठीक है उगाई जाते हैं, या 10% से कम डेवलपिंग कंट्रीज में, उनको इसमें नहीं लिया गया है। तो मेन चीज क्या है भाई,
मेन समझने वाली चीज बस इतनी है कि डोमेस्टिक सपोर्ट में आप लोगों को जो डोमेस्टिक सपोर्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो ना वो कम करना है। यहाँ पे एक की टर्म जो आप लोगों को समझनी है वो है एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट। उसके बाद आ जाओ मार्केट एक्सेस पे। अब मार्केट एक्सेस क्या होता है? मार्केट एक्सेस का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ द टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स टू द ट्रेड बाय डब्ल्यूटीओ मेंबर्स। मतलब कि हम लोगों को टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर हमें कम करने हैं। अब जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज को एवरेज टैरिफ रिडक्शन ऑफ 36% ओवर 6 ईयर्स विद मिनिमम। अब हमें इसमें नहीं जाना है कि कितना है, बट ठीक है, उन्होंने बोला कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज कितना कितना करेंगी, एवरेज टैरिफ रिडक्शन करेंगे लगभग 24% का, ये करेंगे। एलडीसीज को एग्जेम्प्ट कर दिया था इससे। तीसरी चीज है एक्सपोर्ट सब्सिडीज। डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो एक्सपोर्ट सब्सिडीज को रिड्यूस करेंगे बाय एटलीस्ट 36%। ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज कितना करेंगी? बाय 24%। अब अब ये तीन है उसके मेन पिलर्स। अब हम इसमें बस टर्म समझनी है और कुछ ज्यादा नहीं। हम इसके ये जो 24% है या ये 14% ये याद करने नहीं बैठ सकते हैं। दैट इज ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल टास्क। अब आ जाओ डोमेस्टिक सपोर्ट पे। तो एग्रीकल्चर पे जो ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, इट डिवाइड्स डोमेस्टिक सपोर्ट इनटू टू कैटेगरीज। एक तो ट्रेड डिस्टोर्टिंग है, दूसरा नॉन ट्रेड डिस्टोर्टिंग है। यानी कि एक जो ट्रेड को डिस्टोर्ट कर रहा है और दूसरा नॉन ट्रेड डिस्टोर्टिंग। अब जैसे एम्बर बॉक्स है, एम्बर बॉक्स डिस्टोर्ट करते हैं ट्रेड को बाय मेकिंग अ कंट्रीज प्रोडक्ट चीपर इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री। अब जैसे मान लो फर्टिलाइजर पे मुझे सब्सिडी अगर मैंने दी, ठीक है, तो फार्मर का कॉस्ट कम हुआ, फार्मर्स कॉस्ट डिक्लाइन। अब अगर फार्मर की कॉस्ट, आप खुद समझो, अगर फार्मर की कॉस्ट कम हुई तो जो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, और अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम है देन इट विल लीड टू अ चीपर प्रोडक्ट। सेकेंडली वी हैव द सीड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन। इसी इन सभी से अगर सीड्स पे भी सब्सिडी है, इवन देन आप लोगों की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है दैट गेट्स रिड्यूस। अब यहाँ पे वी हैव वन थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज डी मिनिमस क्लोज। डी मिनिमस क्लोज मीन्स, डी मिनिमस क्लोज, अब ये देखो, ये क्या है कि आपको डी मिनिमस यानी कि मिनिमाइज करना है अपना एम्बर बॉक्स का सपोर्ट। तो ये एम्बर बॉक्स का सपोर्ट कितना कितना मिनिमाइज करने को बोला है? उन्होंने बोला है 5% तक ही सपोर्ट दे सकती है कौन? डेवलप्ड कंट्रीज, और केवल 10% ही सपोर्ट दे सकती हैं आप लोगों की डेवलपिंग कंट्रीज। बट 10% एंड 5% ऑफ व्हाट? ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। यानी कि मान लो 100 मिलियन टन का जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है, तो केवल 5 मिलियन तक मिलियन टन तक के पे आप लोगों को क्या मिलेगी? ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी मिल सकती है बाय बाय होम, बाय दिस डेवलपिंग कंट्रीज, एंड 10 मिलियन टन फॉर द दिस डेवलपिंग कंट्रीज। अब ब्लू बॉक्स पे आ जाओ। एनी सपोर्ट दैट वुड नॉर्मली बी इन एम्बर बॉक्स will be placed in blue box if it requires farmer to limit production। यानी कि कोई भी सपोर्ट जो इस तरीके का है, जैसे फर्टिलाइजर पे या इनपुट पे सब्सिडी है, लेकिन अगर वो फार्मर की प्रोडक्शन को लिमिट भी कर रहा है साथ साथ, तो उसको ब्लू बॉक्स में डाल देंगे। दीज सब्सिडीज एम टू लिमिट प्रोडक्शन बाय इम्पोजिंग प्रोडक्शन कोटाज और रिक्वायरिंग फार्मर टू सेट असाइड पार्ट ऑफ देयर लैंड। यानी कि मान लो कि आप लोगों सीड्स पे तो दे रहे हो, लेकिन साथ में अगर आप फार्मर को ये बोल दो कि आपको केवल इतना ही उगाना है, इससे ज्यादा नहीं उगाना, ठीक है, तो वो हो जाएगा ब्लू बॉक्स में। इन पे ऐसी सब्सिडीज पे कोई लिमिट नहीं है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी सबसे बढ़िया है। इसका मतलब क्या है? ग्रीन बॉक्स इज अ डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर दैट डज नॉट कॉज ट्रेड डिस्टोर्शन, और या तो वो डिस्टोर्शन ही नहीं करता या तो कम से कम डिस्टोर्शन करता है। दीज आर गवर्नमेंट फंडेड विदाउट एनी प्राइस सपोर्ट टू क्रॉप्स। तो गवर्नमेंट फंडेड तो है, बट अब मान लो अगर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, या गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में अवेयरनेस कैंप चलाती है, तो अब इससे क्या है? इससे प्रोडक्शन पे कुछ असर तो पड़ेगा, पॉजिटिवली प्रोडक्शन बढ़ेगी, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है ना, कि स्पेसिफिक इतने परसेंट प्रोडक्शन बढ़ेगी, और ये एक अच्छा सपोर्ट है। तो इसी तरीके से जो आप लोगों का प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना है, ठीक है, किसान सम्मान निधि, सॉरी, जिसके अंदर की 6,000 रुपीज आप फार्मर्स को मिलते हैं एनुअली। सो दैट इज ऑल्सो, ये भी क्या है, वो उगाएं या ना उगाएं, ठीक है, दिस इज इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अ फार्मर इज डूइंग। एंड फार्मर इससे अपना कुछ कंजम्पशन के लिए भी यूज कर सकता है, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज कर सकता है। सो ये वाली इस टाइप की जो सब्सिडी है दैट इज अलाउड, एंड दिस इज अ ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एमएसपी जैसे हो गया, एमएसपी में आप क्या कर रहे हो? एक तरीके से उनको कॉस्ट की एश्योरेंस दे रहे हो, तो एमएसपी इज योर एम्बर बॉक्स सब्सिडी।
ठीक है। तो एम्बर बॉक्स सब्सिडी उन्होंने कहा है भाई कम करो और इस वाली को बढ़ाओ। अब आ जाओगे S&D बॉक्स और डेवलपमेंट बॉक्स। ये क्या है? इट अलाउज डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोवाइड सर्टेन टाइप ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट दैट आर फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये केवल और केवल डेवलपमेंट बॉक्स है, किसके लिए है? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो इन्वेस्टमेंट में, एग्रीकल्चर इनपुट में, या सपोर्ट फॉर डाइवर्सिफिकेशन अगर आप दे रहे हो, बट वो लॉन्ग टर्म आपके हित में है, तो आप वो चीज आपको अलाउड है। अब दूसरा जो टर्म न्यूज में है वो है आप लोगों का कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। लेट अस सी अबाउट दिस। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इकोसोक। तो इकोसोक हम लोग कर चुके हैं। व्हाट इज इकोसोक? इकोसोक इज वन ऑफ द 6 मेजर ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, विच वाज फॉर्म्ड इन 1946। अब क्या है, ये 1946 में ही ये कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इसने बना दिया था, ठीक है। बट इसका नाम बदल के पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट अभी वाला नाम हुआ है 1994 में, ठीक है जी। इसमें 47 मेंबर्स हैं, ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है। उसके बाद है मेंबर कंट्रीज आर इलेक्टेड बाय इकोसोक फॉर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सारे होते हैं। दूसरी तरफ है एक यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जो आप लोगों की पॉपुलेशन रिपोर्ट आती है, ठीक है, वो यही निकालते हैं, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इट वाज क्रिएटेड इन 1968 टू सपोर्ट कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए, पॉपुलेशन, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड बनता है। 1987 में क्या होता है, इट वाज ऑफिशियली रीनेम्ड एज यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, बट ओरिजिनल एब्रीविएशन जो था वो रिटेन रखा था, तो इसका नाम बदल दिया, लेकिन एब्रीविएशन यूएनएफपीए, अभी भी हम यूएनएफपीए ही बोलते हैं, फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज होता था ये, ठीक है। अब इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल in the technical and financial support and statistical activities, etc. Now next is your orangutan diplomacy. अब देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ ये याद रखना है कि ओरेंगुटैन डिप्लोमेसी किसके कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में था। तो मलेशिया का ने अपना प्लान अनाउंस किया कि वो ना बाकी कंट्रीज को एज पार्ट ऑफ देयर डिप्लोमेसी ओरेंगुटान्स गिफ्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज जस्ट लाइक कि एनिमल डिप्लोमेसी में क्या करते हो आप, कुछ अपने एज अ साइन ऑफ फ्रेंडशिप या गुडविल कुछ एनिमल जो होता है वो गिफ्ट कर देते हो। जैसे चाइना में क्या है, पार्टनर डिप्लोमेसी, ठीक है, ईगल डिप्लोमेसी। तो वी डू नॉट नीड टू गेट इनटू ऑल ऑफ दिस, जस्ट रिमेंबर कि ओरेंगुटान डिप्लोमेसी किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में था, फाइन। उसके बाद है इंडिया ईरान ने साइन किया 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द चाबहार पोर्ट ऑपरेशन। यस, वी डिड दिस इन योर पीटी 365 ऑल्सो। कौन सा पोर्ट टर्मिनल का नाम क्या है? शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल। नाउ दिस इज योर जाहिदान जरंज, ठीक है। अब ये याद रखना पड़ेगा दैट जरंज इज इन अफगानिस्तान और जाहिदान इज इन ईरान एंड डेलाराम इज इन अफगानिस्तान, ठीक है। देन ग्वादर पोर्ट बाय द चाइना, एंड यहाँ पे हमारे पास है चबाहर पोर्ट। इसके बाद है इट इज अ डीप वाटर पोर्ट, ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में ही लोकेटेड है। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 सेपरेट पोर्ट्स हैं यहाँ, शाहिद बेहिस्ती एंड शाहिद कलंतरी। इट इज ईरान फर्स्ट डीप वाटर पोर्ट, ठीक है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड हैज बीन ऑपरेटिंग। इसको ऑपरेट कौन कर रहा है, यहाँ देख लो ध्यान से, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। अब INSTC ये भी हम लोगों ने किया था PT 365 के टाइम पे भी। इफ यू हैव नॉट सीन द PT 365 क्लासेस, प्लीज डू वॉच देम ऑल्सो। तो यहाँ पे ये है सेंट पीटर्सबर्ग, ये आप लोगों का रशिया में। तो इंडिया वाया ईरान इज ट्राइंग टू रीच वेयर, रशिया, ठीक है। तो इसका ये जो पूरा है, दिस इज योर INSTC, ठीक है, INSTC। देन INSTC विच वाज इनिशिएटेड बाय रशिया, इंडिया एंड ईरान इज अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट रूट। यस, सेम चीज है ये। अब इसके बाद है रोड टू बंदर ए अंजाली, है ना, बंदर अब्बास, ये कहा है? ईरान। और बंदर ए अंजाली का है, ये भी ईरान में ही है। उसके बाद है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। ये प्राइमरीली क्यों बनाई थी? शायद बेइज्जती पोर्ट को ऑपरेट करने के लिए ये बनाई थी हम लोगों ने, ठीक है ना। दिस इज अ SPV। SPV माने स्पेशल पर्पज व्हीकल। ज्वाइंट शेयर होल्डिंग किसकी है? JNPT की, और विद द ज्वाइंट शेयर होल्डिंग ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एंड दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट इनकॉर्पोरेटेड इन 2015, ठीक है। उसके बाद है यूरोप का AI कन्वेंशन। ये किसने अडोप्ट किया है? काउंसिल ऑफ यूरोप ने ये अडोप्ट किया है AI का कन्वेंशन। अब इसके अंदर क्या होगा भाई, AI के बारे में बातें होंगी, ठीक है। अब काउंसिल ऑफ यूरोप समझना जरूरी है। काउंसिल ऑफ यूरोप इज अ इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फाउंडेड इन 1949 में ये फॉर्म होती है, टू प्रोटेक्ट व्हाट, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एटसेट्रा, इन सभी के लिए, ठीक है। हेडक्वार्टर क्या है इसके? हेडक्वार्टर इज स्ट्रासबर्ग, फ्रांस, एंड हैज क्लोज टाइज विद यूरोपियन यूनियन। अब इसके मेंबर्स कितने हैं? 46 मेंबर्स आर देयर,
ठीक है, जहां पे कि प्लीज रिमेंबर कि काउंसिल ऑफ यूरोप में नॉन यूरोपियन मेंबर्स आर ऑल्सो देयर। जैसे कि यहाँ देख लो, जापान प्लस यू ब्लॉक की कंट्रीज है, बट वी हैव होली सी, जापान, यूएस। ठीक है, इंडिया ऑफ कोर्स, इंडिया तो मेंबर होगा ही नहीं। याद क्या करना है हमें कि काउंसिल ऑफ यूरोप है ना। उसके बाद ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन इज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी आउटलाइनिंग द ब्रोडर कमिटमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मैकेनिज्म्स फ्रॉम अचीविंग स्पेसिफिक टारगेट्स आर सेट बाय सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट्स नोन एज प्रोटोकॉल्स। फाइन। उसके बाद है यूएनसीटीएडी। अब ने रिपोर्ट निकाली है किस चीज के बारे में, अब इसका नाम बदल के क्या हो चुका है, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। फाइन। इसको कब स्टैब्लिश किया था, ये 1964 में यूएनजीए ने स्टैब्लिश किया था इसको। सभी 195 मेंबर्स इसके हैं। हेडक्वार्टर्स क्या है इसके, जेनेवा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंटल इश्यूज। ठीक है, स्पेशली फाइनेंस एड किसके लिए, हमारे पास छोटी कंट्रीज के लिए। रिपोर्ट जो पब्लिश की गई है अनटैड के द्वारा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, एलडीसी रिपोर्ट एक्सेट्रा। उसके बाद है इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस। अब देखो इंटरपोल क्या है। इंटरपोल इज अ ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 194 मेंबर्स हैं। इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज गो बैक एज 1923। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ लियोन्स में और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स है नहीं। ठीक है, सिवाय इसके। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अब इंटरपोल इज अ नॉन ट्रेडिशनल पुलिस फोर्स। ये अरेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन ये सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं कम्युनिकेशन, कि भाई हमारी पुलिस दूसरे देश की पुलिस से बात बात कर ले, है ना। तो अब ग्लोबल क्राइम्स होते हैं कुछ, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल आर्ट में डीलिंग, स्मगलिंग वगैरह, तो इसके अंदर इश्यूज आते हैं। तो वैसी चीज के लिए हमें क्या चाहिए, भाई हमारी पुलिस, इंडिया की पुलिस कोऑर्डिनेट कर पाए दूसरे देश की पुलिस के साथ। जैसे अभी ये हमारे यहाँ से अगर भाग जाते हैं, तो हमें चाहिए ना कि भाई हमारा कोऑर्डिनेशन, वो कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होता है, दैट इज वाया इंटरपोल। अब इसकी इंफॉर्मेशन क्या क्या भेजेंगे, अब भाई फ्रेंच में तो जरूर भेजेंगे ये। ठीक है, इंग्लिश ऑफ कोर्स भेजेंगे, स्पेनिश, ठीक है, फ्रेंच मतलब फ्रांस में है इसलिए भेजेंगे, अरेबिक में। तो ये चार लैंग्वेजेस है मेन इनकी। सेंट्रलाइज क्रिमिनल डेटाबेस, अब डेटाबेस वगैरह जैसे हमारे यहाँ पे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो करती है ना, कि भाई डेटा मेंटेन करना, स्टैटिस्टिक्स वगैरह, वो सारी चीजें भी ये करते हैं। अच्छा, ये हर एक मेंबर कंट्री को एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो एलोकेट करनी पड़ेगी, जो इसके साथ लाइजन करेगा। अब इंडिया से स्टेट पुलिस भी, सीबीआई भी, ईडी भी, सब कोई इसके साथ बात थोड़ी कर पाएंगे। सो इसके साथ बात कौन करेगा, इंडिया की तरफ से ये है आप लोगों की सीबीआई। अब इंटरपोल के जो नोटिस हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते। ठीक है, इंडिया हैज बिकेम अ मेंबर इन 1956 और सीबीआई इसकी नोडल एजेंसी है। अब यहाँ पे जो इसके नोटिस हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो नोटिस है रेड नोटिस। रेड नोटिस इज लाइक अरेस्ट वारंट। ठीक है, कि ये पर्सन दिखे तो इसको अरेस्ट कर दो। फाइन। मिसिंग पर्सन को लोकेट करने के लिए आता है येलो नोटिस। ब्लैक नोटिस इज फॉर द अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए ब्लैक नोटिस। ब्लू नोटिस इज फॉर द एडिशनल पर इंफॉर्मेशन, अगर हमें चाहिए कोई पर्सन है, ये उसकी लोकेशन एक्टिविटी को लेकर के एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, देन इट विल बी ब्लू नोटिस। ऑरेंज नोटिस, ऑरेंज नोटिस इज फॉर द वार्निंग, वार्निंग ऑफ एन इवेंट, पर्सन, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ग्रीन नोटिस। ग्रीन नोटिस इज फॉर इशूइंग वार्निंग या इंटेलिजेंस अबाउट द पर्सन हु हैव कमिटेड। अब किसी ने ऑलरेडी ऑफेंस किया हुआ है तो उसके बारे में वार्निंग देने के लिए ग्रीन नोटिस होगा। लेकिन अब मान लो किसी पर्सन पे सिर्फ शक है और उसके बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन निकालनी है। ठीक है, सो ग्रीन नोटिस में आप लोग वार्निंग दे रहे हो, ब्लू नोटिस में आप लोग और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ऑरेंज नोटिस में भी आप लोग वार्निंग दे रहे हो। ठीक है, बट वहां पे क्या है, टू वार्न ऑफ एन इवेंट, पर्सन, ऑब्जेक्ट और प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग सीरियस इमिनेंट थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी। यहाँ पे क्या है, टू प्रोवाइड वार्निंग एंड इंटेलिजेंस अबाउट द पर्सन हु हैव कमिटेड क्रिमिनल ऑफेंस। तो यहाँ पे एक पर्सन के लिए होते हैं, बट यहाँ पे वो इवेंट के लिए भी हो सकता है या किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, पर्पल नोटिस फॉर द मोडस ऑपरेंडाई, अगर हमें पता करना है। ठीक है, डिवाइसेस वगैरह क्रिमिनल्स यूज करते हैं तो उस चीज के लिए होगा पर्पल नोटिस। और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट यूएनएससी। अब यूएनएससी कोई रेजोल्यूशन पास कर दे और उसको अब उसको इफेक्ट में लाने के लिए यूएन वाला नोटिस होगा। नेक्स्ट इज कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस। वी डिड दिस इन पीटी 365 ऑल्सो। तो ये कहाँ है, वियना में है। इसका 33rd सेशन होता है वहां पे। इट इज अंडर इकोसोक। इकोसोक में है ये, कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस। इट सर्व्स एज यूनाइटेड नेशन की प्रिंसिपल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है ये। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना में। इसमें 40 मेंबर्स होते हैं। 20 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाई इकोसोक फॉर अ 3-year टर्म इन दोज 20 years in which 20 current members एक्सपायर। ठीक है, सो हर 3 साल में क्या होगा, बंदे बदलते रहेंगे इसमें। इंडिया ने अपनी टर्म कब सर्व करी थी, 2019 से 21। सो देर इज अ 3-year टर्म। हर 3-year टर्म पे 20 न्यू मेंबर्स आर गोइंग टू बी इलेक्टेड, क्योंकि पुराने 20 क्या हो गए, उनकी टर्म जो होगी वो एक्सपायर हो जाएगी। फंक्शंस क्या रहेंगे, यूनाइटेड नेशन कांग्रेस ऑन क्राइम प्रिवेंशन वगैरह वही वाले फंक्शंस है। टाइज मेंटेन किसके साथ करेंगे,
क्रिमिनल जस्टिस नेटवर्क के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज 46 एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मैकेनिज्म। नाउ सी ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज थ्रू एनसीपीओआर होस्टेड एटीसीएम। तो ये किसने मतलब किसने इसको होस्ट किया है, एंटार्क्टिक ट्रीटी की कंसल्टेटिव मीटिंग को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इंडिया की तरफ से कोच्चि में, ठीक है। अब इसके बाद है एंटार्क्टिक ट्रीटी किस लिए है भाई, गवर्न करेगी यूज, और तो भाई अंटार्कटिका को कैसे चलाना है, ऑब्वियस सी बात है। अब ये 1959 में साइन होते हैं, इसमें 12 नेशन थे शुरू में तो, ठीक है। धीरे धीरे इसके अंदर 57 हो गए। अब यहाँ पे देर आर टू टाइप ऑफ पार्टीज टू द एंटार्क्टिक ट्रीटी, कुछ तो है कंसल्टेटिव पार्टीज, कुछ है नॉन कंसल्टेटिव, ठीक है। अब यहाँ है की ऑब्जेक्टिव्स क्या इसके, भाई पीसफुल यूज होगा साइंटिफिक रिसर्च के लिए वगैरह वगैरह। इंडिया में क्या है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। तो इंडिया में ये सेंटर कहाँ लोकेटेड है, गोवा में। जस्ट इतना ही याद रखना है कि पोलर और ओशन रिसर्च का सेंटर इंडिया में कहाँ है, गोवा में। इंडिया क्या है, इंडिया एक कंसल्टेटिव पार्टी है, ठीक है। जहां पे क्योंकि इंडिया का एक डायरेक्ट इंटरेस्ट है, इंडिया का डायरेक्ट इंटरेस्ट कैसे, दक्षिण गंगोत्री 1983 में हमारा फर्स्ट रिसर्च स्टेशन था। उसके बाद में हम लोगों ने 2 राउंड ईयर राउंड और स्टेशन बनाए, मैत्री और भारती। उसके बाद 2022 में इंडिया ने इनेक्ट किया एंटार्क्टिक एक्ट ऑल्सो। सो अब जो है एंटार्क्टिक ट्रीटी में इंडिया मतलब क्या है, कंसल्टेटिव। सो याद क्या करना है, तो एनसीपीओआर, तो पोलर एंड ओशन रिसर्च का सेंटर कहा है भाई, इंडिया में, गोवा में, फाइन। उसके बाद है अब एंटार्क्टिक ट्रीटी से रिलेटेड कुछ कन्वेंशन है, जैसे कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक सील्स, कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज, प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द एंटार्क्टिक ट्रीटी। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद इंडियन डायस्पोरा में कुछ डिफरेंसेस है। अब जैसे एक सिंपल चीज है, एनआरआई, एनआरआई इज अ इंडियन सिटीजन, ये कोई दूसरे देश के नागरिक नहीं, ये इंडियन सिटीजन ही है, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम इंडिया से बाहर रहते हैं, मैक्सिमम इंडिया से बाहर रहते हैं, ये वो है। ओसीआई ऑन द अदर हैंड इट इज अ फॉर्म ऑफ इमिग्रेशन स्टेटस अवेलेबल टू द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन देयर स्पाउसेस। तो अब इनको ओसीआई आर द पीपल ऑफ, ओसीआई कार्ड अभी खत्म हो चुका है, अभी हम लोगों ने इन दोनों को मर्ज करके सेम ही बना दिया है, ठीक है। पीआईओ वो बंदे होते हैं जो कि इंडियन बर्थ या उनकी एंसेस्ट्री जो है ना वो इंडिया के सिटीजन नहीं है, बट वो उनकी जो एंसेस्ट्री है वो इंडिया से है, ठीक है। मान लो आपके दादाजी या परदादा अगर इंडिया की इंडियन थे, सो देन यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर कार्ड, ठीक है। 2015 में हम लोगों ने पीआईओ कार्ड स्कीम को ओसीआई के साथ ही मर्ज कर दिया था, ठीक है। ओसीआई में भी यही होता है, दे आर नॉट सिटीजन, तो बोथ ऑफ दीज आर नॉट सिटीजन, एनआरआई आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, दीज आर जस्ट द पीपल ऑफ द इंडियन ओरिजिन। तो इनको, लेकिन इनको कुछ फायदे मिलते हैं कि भाई ये इंडिया में रह सकते हैं, वर्क कर सकते हैं इंडेफिनेटली, बार बार वीजा अप्रूवल नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है। पर हाँ कुछ चीजें हैं जहां पे ये एनआरआई की इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू ओनिंग एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, तो वहां पे जो है ये दीज पीपल डू नॉट इक्वेट विद द एनआरआई, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हम लोगों ने कर लिया था, रोम स्टैट्यूट वगैरह हेग में है, ये 2002 में ये बनता है, ठीक है। इंडिया, इजराइल, यूएस, रशिया, चाइना, मेन जितनी भी कंट्रीज हैं कोई भी इसकी पार्टी नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया आईसीजे, ये 1945 में बनता है, 1998 में, 2002 में ये इफेक्ट में आता है। 18 जजेस हैं, यहाँ 15 जजेस हैं। यहाँ पे क्या है, वो इंडिविजुअल्स को भी लीगली रिस्पॉन्सिबल ये कर सकते हैं, सिंपल। उसके बाद G7 समिट, ये भी हम लोगों ने कर लिया था, इसकी हम लोगों ने कैसे किया था, जूस जीएफसी, ठीक है। इसके बाद है G8 हो गया था, वो भी हम लोगों ने देख लिया था पूरी स्टोरी इसकी। प्रेसिडेंसी इसकी रोटेट करती रहते हैं, इसमें शेरपास होते हैं। शेरपास आर व्हाट, एक तरीके से शेरपा का मतलब बस इतना समझ लो दैट शेरपा इज योर रिप्रेजेंटेटिव, तो वो प्रिपेयर करेंगे ग्राउंड वर्क वगैरह पॉलिसी डिस्कशन के लिए, ठीक है। कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होगी, सिंपल। उसके बाद है पाकिस्तान एंड चाइना अग्री टू अपग्रेड सीपैक। अब ये क्या है, यहाँ देखिए, सीपैक इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का इनिशिएटिव है जो यहाँ पे, ये काशगर, काशगर इज इन शिनजियांग रीजन, ठीक है। काशगर को कहां से, ग्वादर से कनेक्ट करता है, ग्वादर इज अ पोर्ट। तो अब सीपैक किसका पार्ट है, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, ठीक है। नाउ ग्वादर इज लोकेटेड वेयर, इंपॉर्टेंट, ग्वादर इज लोकेटेड इन बलूचिस्तान। यहाँ पे हम लोगों ने किया था, यहाँ ये आप लोगों का सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस, बट दिस इज लोकेटेड इन ईरान। और सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस में यहाँ पे आप लोगों के पास है चबाहर पोर्ट, ठीक है। दैट इज बाय डेवलप्ड बाय इंडिया, आईपीजीआर उसको ऑपरेट करता है, हम लोगों ने इसी क्लास में देख लिया ये चीज। तो अब उसके बाद एमईए हमेशा से इसको अपोज करता है, ठीक है। ये तो ऑब्वियस ही चीज है, इसके अंदर ऐसा कुछ प्रीलिम स्पेसिफिक मसालेदार चीज है नहीं। अब आ जाओ फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या है, ये फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, अब किसी को भी लगेगा दैट ये जो प्रोग्राम है ना ये एमईए का है, बट नहीं, दिस इज प्रोग्राम बाय एमएचए। मेन चीज ये है, ठीक है। उन्होंने इस प्रोग्राम को एक्सपेंड कर दिया। अब इसके अंदर क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है ये
ये चीज इस सिस्टम में क्या होता है, इट विल इनिशियली सर्व द इंडियन नेशनल्स एंड ओसीआई, बाद में इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो ये क्या करेगा, एक पैसेंजर की बायोमेट्रिक लेगा और उसको स्टोर करके रियल टाइम वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से अच्छा इसमें होगा क्या, दैट देयर विल बी मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। अब जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो गए तो आपकी चेकिंग होती है, ठीक है ना, बार कई जगह चेकिंग होगी, आपको जाना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, आप लोगों की ऑटोमेटेड गेट्स होंगे, तो वो आपकी बायोमेट्रिक से ही आपको पहचान लेगा कि ठीक है दिस इज द राइट पर्सन, और फिर उसके बाद वो आपको एंट्री दे देगा, ठीक है। ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट वगैरह रहेगी। एफटीआई रजिस्ट्रेशन विल बी वैलिड फॉर मैक्सिमम 5 इयर्स, ठीक है। तो अब ये करवा कौन रहा है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यस, यहाँ पे कंफ्यूजिंग पार्ट केवल ये है, सभी को पता है कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन कैसे होगा भाई, जल्दी जल्दी हमें फालतू टेंशन नहीं होगी इधर उधर बार बार चेकिंग वगैरह की। द इम्पोर्टेंट थिंग बीइंग हियर कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करवा रही है ना। उसके बाद है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये इनिशिएटिव किस किसका है, 2023 में ये होता है, इंडिया एंड यूएस। अब एआई, क्वांटम कंप्यूटर, इन सब चीजों पे हम कर रहे हैं। अब एआई रिसर्च कोलैबोरेशन, इनोवेशन इकोसिस्टम वगैरह, ठीक है। ये कब लॉन्च हुआ है, 2023। इसके बाद है इंडिया आईज मंगोलिया फॉर की मिनरल्स टू बाईपास द चाइना रूट। अब इंडिया कुछ क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई देख रहा है कि हम लोग मंगोलिया से कर लें, ठीक है। मंगोलिया में बहुत सारे ये सारे मिनरल्स मिलते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, अब देखो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं जिनकी की सप्लाई जो है ना वो शॉर्टेज में है, और जिनका इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा है, ठीक है। जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स हो गए, जैसे लिथियम एटसेट्रा हो गए। अब ये लोकेटेड तो बहुत फ्यू पॉकेट्स में है वर्ल्ड में, लेकिन इनका एक इकोनॉमी में इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू सी, और वही होते हैं आप लोगों के क्रिटिकल मिनरल्स। अब टोटल 30 मिनरल्स को क्रिटिकल इंडिया ने डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। तो ये है वो, हम लोग इनको याद करने नहीं बैठ सकते अभी। अब देखिए यूरोपियन पार्लियामेंट, नाउ सी, यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शन हुए थे जून में। तो ईयू ने, ईयू इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 मेंबर कंट्रीज दैट आर लोकेटेड प्राइमरीली इन यूरोप, ठीक है। तो ये 27 कंट्रीज हैं जो यूरोप में रहती हैं, यूरोप की हैं। तो अब इसके अंदर क्या क्या है भाई, क्या काम है उनका, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, सोशल स्टेबिलिटी, सिंपल सी चीजें हैं। इनकी सिंगल मार्केट है, कॉमन करेंसी है यूरोजोन, बट कितनों की, ओनली 20, ठीक है। इवन वेन जब आप लोगों का ये यूके वॉज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, स्टिल वो यूरो जोन कंट्री में नहीं आता था। तो यूरो जोन में 20 कंट्रीज हैं जिनका पास की यूरो है, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, शेंजन एरिया। शेंजन एरिया का मतलब क्या है कि ईयू के सिटीजन एक दूसरे के देश में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, स्टडी पढ़ सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं फ्रीली। उसको ना वो उन सभी कंट्रीज का नाम है शेंजन एरिया। उसके बाद है ईयू का गवर्नेंस स्ट्रक्चर, यहाँ आ जाओ। ईयूज गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज यूरोपियन काउंसिल। सबसे पहले यूरोपियन काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिटिकल डायरेक्शन के लिए, ठीक है। इसमें हेड ऑफ स्टेट्स या गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है ना वो बैठते हैं। सबसे पहले इसके इनफॉर्मल समिट होते थे, बट उसके बाद अभी ये जो है ऑफिशियल स्टेटस हो गया 2009 से, ट्रीटी ऑफ लिस्बन के बाद। अब डिसीजन विल बी कंसेंसस बेस्ड। यूरोपियन पार्लियामेंट क्या है, इट इज लेजिस्लेटिव। तो जितने भी ईयू सिटीजन है 18 ईयर्स या प्लस, वो जैसे इंडिया में होता है वो वैसे उसके लिए वोट देंगे। इधर क्या है, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब काउंसिल इज पार्ट ऑफ ईयू लेजिस्लेचर, समझो कि जो काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन काउंसिल, ठीक है। वो क्या है, वो रिप्रेजेंट करते हैं एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द मेंबर स्टेट्स। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं लॉज वगैरह को बोलो। यूरोपियन कमीशन क्या है, इट इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी, मोर लाइक ब्यूरोक्रेटिक थिंग, कि प्रपोज करेंगे लेजिस्लेशन, ठीक है। ईयू ट्रीटीज को मैनेज करना वगैरह वगैरह, ये सब काम करता है यूरोपियन कमीशन। और कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अब ये कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होगा भाई, लॉज अप्लाई करेगा, लीगल डिस्प्यूट देखेगा, ठीक है। जजेस एडवोकेट जनरल कौन अपॉइंट करेगा, मेंबर स्टेट्स। बट अच्छा ये कोर्ट है कहाँ पे, ये कोर्ट है आप लोगों का लग्जमबर्ग। तो बस इतना समझना है कि एक कोर्ट ऑफ जस्टिस है, एक यूरोपियन कमीशन है, दैट इज अ ब्यूरोक्रेटिक बॉडी। एक पार्लियामेंट है जो कि लेजिस्लेटिव फंक्शन प्ले करेगा, फाइन। और एक यूरोपियन काउंसिल है, यूरोपियन काउंसिल इज द हाईएस्ट, मतलब इट इज मोर लाइक अ कैबिनेट। तो दिस इज लाइक अ कैबिनेट। उसके बाद है श्रीलंका सील्स डेट डील विद द ऑफिशियल क्रेडिटर कमिटी। अब आप लोगों से ये पूछेगा ऑफिशियल क्रेडिटर कमिटी अभी किस कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में था। देखो क्रेडिटर माने लोन देने वाला, तो ये कमिटी किसके लिए होगी, जो देश अपने लोन पे नहीं, जो अपने देश अपने लोन नहीं चुका पाते हैं उन कंट्रीज के लिए होगी। तो ओसीसी इज अ ग्रुप दैट रिप्रेजेंट द क्रेडिटर्स इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये एक एडोक कमेटी बनती है। ऑफिशियल क्रेडिटर कमिटी इन पेरिस वाज फॉर्म्ड इन मेन 2023 विद द एम ऑफ सिंप्लीफाइंग श्रीलंका। अब श्रीलंका के लिए एक ओसीसी बनी थी जिसके अंदर 17 कंट्रीज है, जिसके अंदर की इंडिया भी है, क्योंकि इंडिया इज अ, इंडिया डेटर है ना, सॉरी इंडिया क्रेडिटर है ना, क्योंकि इंडिया ने पैसा दिया उसको।
फाइन। अब पेरिस क्लब इज बढ़िया, पेरिस क्लब मतलब इंपॉर्टेंट भी है। और ये पीटी 365 में भी नहीं दिया हुआ था। पेरिस क्लब क्या है? इट इज अ इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ ऑफिशियल क्रेडिटर्स का एक ग्रुप है। इसके हेडक्वार्टर्स का है पेरिस फ्रांस में। हम लोगों ने देखा कि लियोन्स फ्रांस में एफएटी, लियोन्स फ्रांस में इंटरपोल के हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाओ, पेरिस क्लब में 22 परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं। यूजुअली ये सारी की सारी ओईसीडी की कंट्रीज हैं। इंडिया इज नॉट अ मेंबर, ठीक है। सारी अमीर कंट्रीज हैं। देखो पेरिस क्लब में वो अमीर कंट्रीज हैं, राइट। इट वाज फॉर्म्ड बाय द दोज वेरी रिच कंट्रीज, वो वाली रिच कंट्रीज जो कि बेसिकली लोन देती हैं, है ना। देन इसके हेडक्वार्टर क्या है? कोई परमानेंट हेडक्वार्टर है नहीं, इसकी कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है। रोल क्या है भाई? नेगोशिएट और कोऑर्डिनेट करेंगे रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्सटर्नल डेट, नॉट श्रीलंका, किसी का भी, ठीक है। पेरिस क्लब है तो वो किसी का भी करेगा, बाकी श्रीलंका की ओसीसी बनेगी तो वो सिर्फ श्रीलंका का। उसके बाद है ITLOS, दिस इज इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ऑन लॉ ऑफ सीज। अब ये नाम से पता लग रहा है कि ये अनक्लोज के अंडर बना है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज। इसके हेडक्वार्टर भी इंटरेस्टिंग है, हैम्बर्ग जर्मनी में। अब ये 1982 में बनता है और 1994 में फोर्स में आता है। अब इसने एक एडवाइजरी ओपिनियन जारी किया है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे 21 इंडिपेंडेंट जजेस हैं, ठीक है जी। अब इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है? डिलिमिटेशन ऑफ मैरीटाइम बाउंड्रीज, नेविगेशन के राइट्स, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द मरीन रिसोर्सेज, मरीन साइंटिफिक रिसर्च, हियर्स द केस ब्रॉट बाय द स्टेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर एंटिटीज ऑथराइज्ड अंडर द यूएन क्लोज, प्रोवाइड एडवाइजरी ओपिनियन। तो ये एडवाइजरी ओपिनियन करेंगे, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स के रिजोल्यूशन करेंगे, ये इनका मेन काम है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज और केवल इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बनता किसके अंडर है और ये है कहाँ पे। सो दिस इज इन हैम्बर्ग इन जर्मनी, पहली चीज। और दूसरी चीज याद कर लो कि अनक्लोज में है, और अनक्लोज तो नाम से ही पता लगेगा, इटलोज की तरह। नेक्स्ट इज बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। अब ये कहाँ पे फॉर्म होता है आप लोगों का? सैन डिएगो में। इसमें क्या है? पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, यूएस एंड ईयू। अब ये लोग क्या करेंगे? सप्लाई चेन बनाएंगे बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, ठीक है। ये कोविड-19 का कॉन्टेक्स्ट ही देख लो कि जो पूरी सप्लाई चेन थी, स्पेशली फार्मा में, क्योंकि जो हम लोगों के फार्मास्यूटिकल में जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है वो यूजुअली चाइना से आता है, ठीक है। तो कोविड के टाइम पे इसकी सप्लाई ठप हो गई थी। सो नाउ हम लोग को क्या चाहिए? एक बढ़िया सप्लाई चेन के लिए तो इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, यूएस और यूरोपियन यूनियन, ठीक है। ये सारे आप लोगों के बायो फार्मास्यूटिकल जिन्होंने बनाया है। नेक्स्ट इज इंडस एक्स। इंडस एक्स का समिट हुआ है, तो इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, नाम से ही पता लग रहा है इंडस एक्स का क्या मतलब है। 2023 में ये हुआ था शुरू। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन में और डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन में पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है। अच्छा, इंडस एक्स इनिशिएटिव इज लेड बाय द आईडेक्स फ्रॉम इंडिया एंड डिफेंस इंटेलिजेंस यूनिट फ्रॉम यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो इंडस एक्स किसका नाम है? उस इनिशिएटिव का नाम है, लेकिन इसको दोनों जगह से लीड कौन कर रहा है? इंडिया से आईडेक्स लीड करे, दैट इज इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ये इसकी स्टीयरिंग बॉडी है। और इधर से कौन कर रहा है? डिफेंस इंटेलिजेंस यूनिट, फंडेड और मैनेज्ड बाय डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इसको फंड कर रहा है, विच इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। बस इतना डिटेल में नहीं घुसना हमने। आईडेक्स क्या है? आईडेक्स एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। इट इज बेसिकली टू इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो आईडेक्स, डिफेंस इंटेलिजेंस इनोवेशन यूनिट एंड इंडसएक्स, बस। कोलंबो प्रोसेस भी डिड कि ये 2003 में शुरू हुआ था। दिस इज अ रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस, लेकिन किसके लिए? लेबर माइग्रेशन वाले ही इश्यूज के लिए। 12 मेंबर कंट्रीज हैं अराउंड, सो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है। नॉट इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है दैट वी डू दिस। बस इतना याद करना है कि कोलंबो प्रोसेस रिलेटेड किस चीज से है? लेबर माइग्रेशन एक्सेट्रा से। उसके बाद है आईसीजे। आईसीजे पे आ जाओ, ये हम लोग कर चुके हैं, पीस पैलेस में है, 1945 यूएन चार्टर का ऑर्गन है। इसकी दो ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। इंग्लिश एंड फ्रेंच आर द ओनली टू लैंग्वेजेस। 15 जजेस हैं, 9 ईयर टर्म होती है, ठीक है। उसके बाद है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड फॉर 3 ईयर टर्म्स बाय द सीक्रेट बैलेट। जजेस आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। इंडिया के जजेस में एज ऑफ नाउ है दलबीर भंडारी। देन वी हैव ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स आर ऑटोमेटिकली पार्टी टू आईसीजी स्टैट्यूट, ठीक है। और इसकी जो स्टेट वो जजमेंट है वो फाइनल भी है और बाइंडिंग भी है, उसका कोई अपील भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। केवल इंटरप्रिटेशन या रिवीजन हो सकते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी ऑफ कोई नया फैक्ट अगर एमर्ज हुआ है तब। लेकिन इसके पास कोई एनफोर्समेंट पावर नहीं है, तो बेशक कोई फाइनल डिसीजन हो तो मानना ना मानना एक कंपनी एक उसके ऊपर है, ठीक है। क्योंकि यूएनएससी अकेली ऐसी बॉडी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे आप लोगों की एनफोर्स कर सकती है कुछ डिसीजन को, राइट। सो दैट इज डिफरेंट। उसके बाद आ जाओ, ओनली यूएन मेंबर स्टेट्स एंड अदर दैट आर पार्टीज टू आईसीजे स्टैट्यूट
और एक्सेप्टेड jurisdiction under specific condition can participate in the contentious cases। अब हमारे पास है कुछ स्पेशल अग्रीमेंट हो सकते हैं, ठीक है, जहां पे कि स्टेट एंटर करेंगे बायलैटरल एग्रीमेंट में, और वहां पे खुद से बोलेंगे कि हमारा डिस्प्यूट अगर हमारे बीच में होता है इस मुद्दे पे तो हम आईसीजे में जाएंगे। या फिर जुरिस्डिक्शनल क्लोज होती है कुछ ट्रीटीज में कि भाई अगर हमारे में, अब जैसे मान लो यूएन क्लोज में ITLOS का प्रोविजन है, बट कुछ ऐसी कन्वेंशन या ट्रीटीज होते हैं जहां पे लिखा होता है कि भाई अगर ये ट्रीटी का उल्लंघन होता है तो विल गो टू आईसीजे। फाइन। अब इसका एडवाइजरी ओपिनियन भी होता है, तो एडवाइजरी ओपिनियन इज ओपन ओनली टू, तो 5 यूएन ऑर्गन और 16 स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो है वो लोग इसका एडवाइजरी ओपिनियन ले सकते हैं, ठीक है। दीज ओपिनियन आर एडवाइजरी इन नेचर एंड नॉट बाइंडिंग। तो एडवाइजरी ओपिनियन नाम से ही पता लग रहा है कि वो एडवाइजरी है केवल, दैट विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन एनीबडी। बट वो एडवाइजरी ओपिनियन ले कौन सकता है? ओनली द 5 यूएन ऑर्गन्स एंड द स्पेशलाइज्ड एजेंसी। यानी कि हम लोग ना तो नॉर्मल लोग ले सकते हैं इसका एडवाइजरी ओपिनियन, और ना ही आप लोगों की वेरियस स्टेट पार्टीज ले सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज योर कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। देखो ये किस चीज के कॉन्टेक्स्ट में आता है? दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 1963 में स्टैब्लिश होता है, एफएओ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको करते हैं। सो दिस इज स्टैंडर्ड्स की, फूड की स्टैंडर्ड्स का प्रोग्राम है टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर हेल्थ, एंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड, ठीक है। तो कोडेक्स स्टैंडर्ड्स क्या है? दिस इज फॉर फूड कोड। अब अब कोडेक्स स्टैंडर्ड्स क्या है? वो नेशनल लॉ को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए नेशनल लॉज उसके कॉन्टेक्स्ट में बनाने पड़ेंगे। अब कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या है? कमीशन इज इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर है। मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल मेंबर नेशन एंड एसोसिएट मेंबर। जो भी एफएओ या डब्ल्यूएचओ का मेंबर है वो इधर मेंबर बन सकता है, ठीक है। अब इसमें 6 ऑफिशियल लैंग्वेज वही है, यूनाइटेड नेशन वाली 6 ऑफिशियल लैंग्वेज। अब दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऐसी ऐसी बॉडीज में हम लोग ये सब करने नहीं जाएंगे। मेन चीज क्या है? मेन चीज क्या है? कोडेक्स स्टैंडर्ड इज रिलेटेड विद फूड कोड, वो इतना ही पूछेंगे आपसे। और दूसरा ये कर कौन कौन रहा है? तो एफएओ प्लस डब्ल्यूएचओ, क्योंकि फूड स्टैंडर्ड्स की बात आई है तो फूड भी और स्टैंडर्ड्स कौन सेटअप करेगा? भाई हेल्थ अथॉरिटी, हेल्थ वाइज ही तो देखेंगे। एंड दिस इज द इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। फाइन। अच्छा, रेगुलर सेशन हो सकता है इसका वंस अ ईयर, ऑल्टरनेटिंग बिटवीन कभी जेनेवा में कभी रोम में, ठीक है। उसके बाद है इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ठीक है, उसका भी कुछ खास काम नहीं है। नेक्स्ट इज इंडिया एंड यूएस साइन फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ फर्स्ट कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया है? फाइन। देखो हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसे कि आप लोगों की कुछ स्कल्पचर्स हो गई पुरानी, ठीक है, वो भी तो हमारी कल्चरल प्रॉपर्टी है, राइट। कोई पुराने टेक्स्ट वगैरह हो गए तो उनको प्रोटेक्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। फाइन। तो ये हम प्रोटेक्ट किस चीज के अंदर करते हैं? जैसे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, ठीक है, तो यूनेस्को का कन्वेंशन है ना, उसके अंडर ये चीजों का प्रोटेक्शन होता है। अब इसका पर्पज क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट्स को वो करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लॉज वगैरह दिखाता है। उसके बाद है मैनेजेस द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज फंड को मैनेज कौन करता है? ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ही। मेक्स फाइनल डिसीजन ऑन द इंक्लूजन ऑफ साइट्स। अब अच्छा हम लोग ये बात करते हैं कि हम लोगों में जैसे कोई भी हमारा प्रपोजल जाता है ना पहले, कि भाई हमने ये वाली साइट को प्रपोज किया है टू बी इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, तो उसको फाइनली इंक्लूड करने या एक्सक्लूड करने का डिसीजन किसका है? वो है आप लोगों की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का डिसीजन, ठीक है। और ऑल्सो डिसाइड करता है लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर। अब जैसे कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डेंजर में भी हो सकती हैं, जैसे आप लोगों का नेचुरल साइट्स में जाओ तो वो बायोडाइवर्सिटी, क्या है वो आप लोगों का रीफ, कोरल रीफ, ठीक है, कोरल रीफ्स नियर ऑस्ट्रेलिया वाली जो कोरल रीफ्स है वो है। सिमिलरली बामियन बुद्धा इन योर अफगानिस्तान, क्योंकि तालिबान के टेक ओवर के बाद अब वो इस टाइप की जो नॉन इस्लामिक साइट्स हैं वो ऑब्वियसली डेंजर में आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें मेंबर्स देख लो, 21 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है, दैट आर पार्टी टू द कन्वेंशन। उसके बाद मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली एंड सर्वे टर्म ऑफ 4 इयर्स, ठीक है। उसके बाद है इंडिया ज्वाइंट द कन्वेंशन इन नवंबर 1977 एंड अभी इंडिया 2021 से 25 तक भी है, फाइन। तो इंडिया इज स्टिल अ मेंबर ऑफ व्हाट? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। ये सेटअप कब होती है? इसके अंडर होती है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के अंडर सेटअप होती है। और कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट हम लोगों ने किसके साथ साइन किया? दैट हैज बीन साइंड अलोंग विद यूएसए। देन वी हैव द टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन बी 3। मिक्स्ड साइट है जो दोनों, ठीक है, विच इज बोथ नेचुरल प्लस कल्चरल। कल्चरल इज हिस्टोरिकल बिल्डिंग टाउन्स वगैरह। नेचुरल साइट तो कल्चरल में हमारे पास क्या हो जाएंगे? अजंता वगैरह हो जाएंगे। नेचुरल में हमारे पास क्या हो जाएंगे? काजीरंगा वगैरह हो जाएंगे, ठीक है।
ब्यूरो ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, ये इसमें क्या है, इसमें 7 मेंबर स्टेट्स होते हैं जिनको कि एनुअली इलेक्ट किया जाता है। सो दिस इज ये कमिटी की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है। सो देखो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, उसके नीचे आएगी ब्यूरो, इसकी ब्यूरो, इट इज लाइक अ कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटेरिएट वाला काम ये करेगा। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट क्या है, करंटली इंडिया इज सेकंड इन द एशिया पैसिफिक रीजन for its number of the World Heritage Sites with 43 sites. Now, out of these 43, 35 are cultural, 7 natural, and only one mixed site is there. तो इंडिया के पास टेंटेटिव लिस्ट में भी 57 है। नाउ टेंटेटिव लिस्ट को फाइनलाइज कौन करेगा, दैट विल बी फाइनलाइज्ड बाय nobody but your that finalization is going to take place by the World Heritage Committee only. Fine. The next topic is second BIMSTEC Foreign Ministers Retreat. Second retreat of the foreign minister of BIMSTEC took place in New Delhi, hosted by India. Now, first retreat was in July 2023. The full form for the BIMSTEC used was as it started with the BISTEC 97, and then later it was renamed as BIMSTEC. Nepal and Bhutan became its member in 2004. Right? It consists of 7. Now, as of now, we have the 7 main member states here. To remember them, we have the BIMST as 1 and Bhutan plus Nepal as the second one. Now this organization का headquarter कहाँ है, ढाका में. Principles will be simple and this trade dynamics is also okay. Next is Quad security. Quad we all know कि किस किस का alliance है, India, Australia, US and Japan. Evolution started with the Indian tsunami 2004. Later ASEAN Regional Forum, the second informal, it was just an informal meeting. First Quad Leader Summit was virtually in 2021 and in person was 2024. We see that there was a leaders level summit in the Wilmington. Now इसकी काफी सारी इनिशिएटिव्स है, हेल्थ में क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप, बट हर एक के नाम में ना ऑलरेडी क्वाड आया हुआ है, सो वी डू नॉट नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर सिक्योरिटी में है वगैरह वगैरह. सो उसके बाद है क्वाड की विल्मिंगटन डेक्लेरेशन. यस, कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव, मैत्री, क्वाड एट सी, सब कुछ में नाम लिखा हुआ है इन्होंने. सो एज सच नथिंग डिफिकल्ट. एससीओ भी हम लोगों ने उसके अंदर कर लिया था. इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई 5 1996 में शुरू होते हैं, 2001 में उज्बेकिस्तान ज्वाइन करेगा. अभी के लिए कितने बन जाएंगे, 10 मेंबर्स हो जाएंगे. 2 ऑब्जर्वर्स हैं केवल, अफगानिस्तान और मंगोलिया. डायलॉग पार्टनर जितने भी हैं वो हमें नाम याद नहीं करना. अब इसके बाद इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, दीज आर चाइनीज एंड रशियन. एससीओ का सेक्रेटेरिएट कहाँ है, नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, बट हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में. और रेड्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, ताशकंद में. अब इधर हेड ऑफ स्टेट मीटिंग होती है, हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग होती है, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स. देन वी हैव द सेक्रेटेरिएट ऑल्सो. सेक्रेटेरिएट इज बेस्ड इन बीजिंग. ठीक है, रेड्स हम लोगों ने देख लिया. ताशकंद एससीओ का इंटरबैंक कंसोर्शियम भी है जो सेंट्रल बैंक्स के लिए. फाइन, दिस इज अगेन वेरी सिंपल. नेक्स्ट ये हम लोग कर चुके थे. तो आईसीएओ नया है, आईसीओ हमने नहीं किया था. अब यहाँ देखो, इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो थी वो कहाँ होती है, बीजिंग में. ठीक है, इंडिया विल होस्ट सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस. तो एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस पहली बार हुई थी बीजिंग में 2018 में, बट इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड विद द शिकागो कन्वेंशन 1944 में ये बनता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन से भी पहले. शिकागो, अब सिविल एविएशन है तो क्या चीज करेगा भाई, ग्लोबल सिविल एविएशन सिस्टम में स्टैंडर्ड सेट कर देगा. ठीक है, कोलैबोरेशन कर देगा, ऑडिट्स वगैरह वगैरह. नॉट इंपॉर्टेंट. हाँ, ये कोर्सिया इंपॉर्टेंट है, दैट कोर्सिया इज इंपॉर्टेंट कि कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम ऑफ इंटरनेशनल एविएशन. अब एविएशन से अगर कार्बन ऑफसेटिंग वगैरह की स्कीम है तो वो कौन करेगा, यही करेंगे. और लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल. तो कोर्सिया इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव कि CO2 एमिशन हमें कम करने हैं, किसमें से, इसमें से, आप लोगों के एविएशन सेक्टर से. तो दैट इज सिंपल. ये रिमेंबर क्या करोगे, कोर्सिया. ICAO is nothing but your Chicago Convention. Fine. That is it. Then let us come to Geneva Conventions. अब Geneva Conventions की बात कर देते हैं. The year 2024 commemorates the 75th anniversary of the Geneva Convention. ये हम लोगों ने देख लिए थे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में, है ना. तो वी हैव द बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन एंड ऑल्सो वी हैव द रोम स्टैट्यूट. ये कन्वेंशन ऑल्सो वाज देयर. उसके बाद है लिस्ट ऑफ कन्वेंशन. तो फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन, सेकंड जेनेवा कन्वेंशन, थर्ड एंड फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन. फाइन. देन वी हैव द, ये सारे भी हम लोगों ने कर दिए थे. नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन का वाटर कन्वेंशन.
यूनाइटेड नेशन का वोटर कन्वेंशन क्या है? आइवरी कोस्ट हैज रिसेंटली जॉइन यूनाइटेड नेशन वोटर कन्वेंशन, ऑफिशियली नोन एज कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांसबाउंडरी वोटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स. द कन्वेंशन इज अडॉप्टेड एट हेलसिंकी, फिनलैंड 1992 एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1996. अब यहाँ क्या है? वाटर कन्वेंशन की बात करते हैं. आप देखो, वाटर कन्वेंशन में आप लोगों ने सुना भी होगा, हेलसिंकी रूल्स का नाम लिया जाता है. हेलसिंकी रूल्स इज बेसिकली जब रिवर्स वगैरह का वाटर शेयरिंग होता है ना, उसके रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं. सो अब यहाँ ये है कि आइवरी कोस्ट ने ज्वाइन किया, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस. ऑफिशियली नोन एज कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसबाउंडरी वाटर कोर्सेज इंटरनेशनल लेक्स. ठीक है, तो ये वाटर कन्वेंशन जो था, ये हेलसिंकी में बनता है 1992 में. इट केम इनटू फोर्स इन 1996. तो ट्रांस बाउंड्री वाटर रिवर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू दिस कन्वेंशन, प्लीज रिमेंबर दिस. तो अब इंडिया अगर इसके पास इसमें पार्टी नहीं है ना, तो इट्स नॉट इवन इंपॉर्टेंट कि 39 है या जितनी भी हो. ठीक है, उसके बाद है इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू द वाटर कन्वेंशन. यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन ऑफ यूरोप सर्विस द यूएन वाटर कमीशन. तो कौन इसको सर्विस करता है? वो है यूएन वाटर कमीशन. तो इसके अलावा हमें इससे ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया इसका मेंबर है ही नहीं. अच्छा, वही आईएसए इज इम्पोर्टेंट. आईएसए के हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. हम लोगों ने पेरिस जो आप लोगों का COP21 था, वो पेरिस क्लाइमेट चेंज का था. ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने इंडिया और फ्रांस ने इसको जॉइंटली अनाउंस किया था. देन इट इज अ ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे लगभग 119 सिग्नेटरीज होते हैं. 100 ने रेटिफाई भी कर दिया इसको. पराग्वे भी इसका 100th मेंबर बन गया. स्पेन इसका 99th मेंबर था. इसके दो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं. एक है सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर. अब नाम से ही समझ आ रहा है कि भाई कैपेसिटी बिल्डिंग कर देंगे, स्ट्रेंथन करेंगे सोलर टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशन को. वन सन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट में क्या है, रीजनल पावर ग्रिड्स को यूनिफाई करेंगे कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफर हो सके, कि भाई एशिया से अफ्रीका, अफ्रीका से यूरोप, इस तरीके से कुछ. ठीक है, बाकी उसके पीछे साइंस वगैरह वो जो लगाएंगे वो लगाएंगे. वी डू नॉट केयर अबाउट दैट. फाइन. अब इसके प्रायोरिटी एरियाज क्या है? यस, इधर इंपॉर्टेंट चीज है टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी. नाउ द क्वेश्चन विल बी दैट टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी इज गिवन बाय, एंड they'll give you option international energy agency, they'll give you option international solar alliance, then they'll give you international your रिन्यूएबल एनर्जी का कुछ ऑप्शन दे देंगे. सो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे. सो इन दैट केस रिमेंबर कि टुवर्ड 1000 स्ट्रेटजी में क्या है भाई, हमें 1000 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए. 1 बिलियन पीपल को एनर्जी का एक्सेस पहुंचाएंगे, 1000 गीगावाट सोलर कैपेसिटी देनी है, वगैरह वगैरह. सो टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी, कीवर्ड किससे रिलेटेड है उतना याद कर लो. अब सोलर फेलोशिप देते हैं हम लोग मिड करियर प्रोफेशनल्स को भी, ग्लोबल सोलर फैसिलिटी भी. ठीक है, उसके बाद है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्या होता है? यहाँ है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द CSC सेक्रेटेरिएट एट द कोलंबो. तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में ये 5 है, हम लोगों ने बात कर ली थी इसकी भी. बांग्लादेश इसमें सबसे नया है. ठीक है, अब यहाँ पे ये होता किस लेवल पे है, हम लोगों ने ये कर लिया था, ये 2011 में ट्राइलेटरल शुरू होता है. ठीक है, ये हम लोगों ने PT 365 में भी ये वाला चीज गिवन है. सो वी हैड डन दिस. तो कॉन्क्लेव ब्रिंग्स टुगेदर एनएसए लेवल पे ये मीटिंग होती है. फाइन. उसके बाद है आप लोगों का हमास. हमास का कोई लीडर था हनीय, वो मर गया है. नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, बट हमास एज सच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. अब ये आ गई आपकी सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, हिजबुल्ला लेबनान, अलकायदा सभी को पता है अफगानिस्तान पाकिस्तान, आईसिस का है इराक एंड सीरिया, नाम में ही है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया. हुथी यमन, ये भी हम लोगों ने किया था. बोको हराम इज न्यू. बोको हराम प्लीज याद रखना है, बोको हराम इज इन नाइजीरिया. अल शबाब इज इन सोमालिया, ये भी इंपॉर्टेंट है. तालिबान इज इन अफगानिस्तान. लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान. अबू सय्याफ ग्रुप. सो जो 3 थोड़ी सी नई है आपके लिए, बट बोको हराम न्यूज में रहता है. सो प्लीज रिमेंबर दिस. बोको हराम, अल शबाब भी न्यूज में रहता है. अबू सय्याफ इज ऑल्सो अ न्यू वन. ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चलेंगे मेगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी. अब देखो, ये किसका पार्ट है? वर्ल्ड बैंक का. वर्ल्ड बैंक ग्रुप. ठीक है, 2 IBRD प्लस IDA, ये जो 2 चीजें हैं, दिस इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्लस इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी. ये जो 2 चीजें हैं, ये मिलके बनाती हैं वर्ल्ड बैंक. बट वर्ल्ड बैंक ग्रुप में वर्ल्ड बैंक प्लस इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन प्लस मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी स्कीम प्लस ICSID, दिस इज फॉर योर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. तो अब यहां देखो मीगा में क्या है? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी. इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वॉशिंगटन में 1988 में बना है. इसमें 182 मेंबर्स हैं. इंडिया इसका मेंबर है. इंडिया, अच्छा ये जो 5 हैं, इनमें से इंडिया केवल
आईसीएसआईडी का मेंबर इंडिया नहीं है, इसका भी मेंबर है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। ठीक है। अच्छा, अब टू बिकम अ मेंबर ऑफ मीगा आपको पहले वर्ल्ड बैंक का मेंबर होना पड़ता है। ठीक है। मीगा इज गवर्न बाय द मेंबर स्टेट्स, बस बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट खास दिया नहीं हुआ। आप लोगों को मीगा के बारे में यही याद रखना है कि क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट जब होती हैं तो कुछ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, तो उस रिस्क को हेज करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, ये गारंटी ऑफर करेंगे। तो पॉलिटिकल रिस्क और क्रेडिट रिस्क, ये प्रोवाइड रिस्क पे इंश्योरेंस देते हैं ये। ठीक है, मीगा वाले। सो इट इज लाइक अ इंश्योरेंस कंपनी। अब नेक्स्ट है आप लोगों का टू इंडिया यूएस। इंडिया और यूएस के दो नए एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, हम वो देख लो। दिस इज योर सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट और अग्रीमेंट ऑन द लाइजन ऑफिसर्स। अब भाई लाइजन करेंगे हम, और भाई सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई किस चीज की, क्रिटिकल डिफेंस गुड्स की, नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। उसके बाद 2+2 डायलॉग में क्या क्या होता है, फॉरेन मिनिस्टर, और ये अभी हमारी यूएस के साथ है, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, रशिया के साथ, यूके के साथ। अच्छा जी, यूके के साथ भी और ब्राजील के साथ भी है, इंपॉर्टेंट। यूके एंड ब्राजील आर न्यू। ब्राजील में देख लो कब से, ब्राजील में सबसे नया मार्च 24 में ही शुरू किया है। उसके बाद है वर्ल्ड पैरा डिप्लोमेसी। पैरा डिप्लोमेसी इज व्हेन, जब आप क्या करते हो, मतलब सब नेशनल लेवल पे, यानी कि स्टेट्स जो है, स्टेट्स को इन्वॉल्व करोगे वाइल डूइंग द डिप्लोमेसी। जैसे कि अब तीस्ता वाटर डिस्प्यूट था, राइट, तो हमें वर्ल्ड, हमें हमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर लिया, या नहीं भी किया तब भी वो पैरा डिप्लोमेसी, अगर उनका स्टेक है तो। ठीक है, और अगर हम उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं तो हमें करना चाहिए एक तरीके से, तो सो देन इट इज पैरा डिप्लोमेसी। देन तमिलनाडु किस कॉन्टेक्स्ट में, वही श्रीलंका से जब इशू होता है, मिजोरम जब हम लोग म्यांमार से डील करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैरा डिप्लोमेसी। अब देखिए, पैरा डिप्लोमेसी इन्वॉल्व फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय द सब नेशनल गवर्नमेंट करेंगे जब भी। ठीक है, सब नेशनल डिप्लोमेसी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली हमारा जो प्राइमरी 7 शेड्यूल में जो फॉरेन अफेयर्स वाला मैटर है ना, वो बिल्कुल आपकी स्टेट लिस्ट, वो आपकी यूनियन लिस्ट का ही मैटर है। ठीक है ना। उसके बाद में 2014 में क्या हुआ, एमबीए ने स्टैब्लिश किया स्टेट्स डिवीजन की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अब स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से कोऑर्डिनेट करेगी। ठीक है, और फिर उस हिसाब से काम करेगी, यानी कि एक बेटर पॉलिसी बन पाए। नेक्स्ट इज ग्लोबल साउथ समिट, ये हम लोग कर चुके हैं। फाइन, ब्रेंट लाइन हो गया, विजिट ऑफ पीएम मोदी। अच्छा जी, अब मोदी जी जब यूएस गए थे, ये उनकी विजिट के बारे में है। तो नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस पार्टनरशिप, ग्लोबल चैलेंजेस इंस्टीट्यूट, लॉन्च न्यू नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट शक्ति। सो ये ठीक है फिर भी कि शक्ति प्लांट क्या है, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट एक। अब हेजबुल्ला हम लोग कर चुके हैं। हेजबुल्ला इज अ शिया मिलिशिया, जिसको कि हम लोग क्या समझते हैं, दिस इज नथिंग बट, हम लोग समझते हैं कि ये ईरान का प्रोक्सी है। ठीक है। उसके बाद है, अब ये सभी इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। पेजर, अच्छा वो पेजर अटैक हुआ था, ये तब का न्यूज है कि पेजर अटैक हो गया था उनके साथ। सो नॉट इंपॉर्टेंट, पेजर को थोड़ी करेंगे अब हम। नेक्स्ट इज चाइना टेस्ट करता है फर्स्ट फायर्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को फायर करता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मतलब, बैलिस्टिक मिसाइल तो होती है आप लोगों की ये इस तरीके से जो जाती है ना, यानी कि जो कि ग्रेविटी के ऊपर बेस्ड होती है, पहली चीज। और इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब जो कि इतनी बड़ी, जिसकी रेंज होती है वो 5,000 किलोमीटर से ज्यादा होती है, यानी कि वो एक कॉन्टिनेंट से आप दूसरे कॉन्टिनेंट में फायर कर सकते हो। ठीक है, तो ये लॉन्ग रेंज हो गई, मिनिमम रेंज ऑफ 5,500 किलोमीटर। अब इसके अंदर क्या है, कन्वेंशनल, केमिकल, बायोलॉजिकल, कैसा भी वेपन डिप्लॉय करो वो चली जाएगी। तो अब ये कैपेबिलिटी किस किस के पास है, ध्यान से देखिए। इंडिया सबसे पहले देखो, रशिया, यूएस, चाइना, फ्रांस, यूके, यानी कि P5 के पास है। उसके अलावा द अल्टीमेट बैक वेंचर नॉर्थ कोरिया के पास है, इजराइल के पास है, और इंडिया के पास है। ठीक है, बट इंडिया का केस ऐसा है दैट इंडिया हैज डेवलप्ड इट प्राइमरीली आउट ऑफ द डिफेंसिव पर्पसेस, है ना। तो ये डिफरेंस है। उसके बाद है, इंडिया ने सेंड की है असिस्टेंस अंडर द ऑपरेशन सद्भाव। प्लीज रिमेंबर ऑपरेशन सद्भाव और सद्भावना हम लोगों ने देखा भी था। सद्भावना वॉज फॉर जम्मू एंड कश्मीर में सिविलियंस के लिए जो हमारी आर्मी कर रही है, वो सद्भावना है। बट सद्भाव क्या है, HADR असिस्टेंस है लाओस, म्यांमार, वियतनाम को, क्योंकि वहां पे फ्लडिंग वगैरह आ गई थी। बस इतना ही बहुत है। अब इंडिया ने बोला है कि भाई इंडस वाटर रिव्यू, इंडस वाटर ट्रीटी जो है 1960 की, उसका रिव्यू करो। अभी सबसे पहली बात यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी है किस देश के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया। बीच में मीडिएटर कौन है आप लोगों का, वर्ल्ड बैंक मीडिएटर है। ठीक है, अब इसके अंदर ये है हमारे पास इंडस की 6 देर आर इंडस मेन रिवर और 5 उसके ट्रिब्यूटरीज, यानी कि 6 रिवर है। उनका जो पानी है वो एलोकेट किया जाता है। सबसे पहले ईस्टर्न रिवर्स जो है, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है,
इन तीनों का BRS, ठीक है, इन तीन का पानी जो है वो इंडिया के लिए एलोकेट किया है फुल्ली। और इंडस, झेलम और चिनाब, इनका पानी किसके लिए एलोकेट किया है? पाकिस्तान के लिए। इट इज अराउंड 80% ऑफ द वाटर इन रिवर्स में, और ईस्टर्न रिवर में अराउंड 20% ऑफ द टोटल वाटर है। अब विद इंडिया परमिटेड लिमिटेड यूज, बट इंडिया को क्या है, नॉन कंजम्पटिव पर्पज के लिए, डोमेस्टिक पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं, और नॉन कंजम्पटिव पर्पज के लिए यानी कि HEP जनरेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आप लगा सकते हो। अब उसके बाद ये है दैट परमानेंट इंडस कमीशन एक बनेगा, ठीक है, बोथ कंट्रीज इस्टेब्लिश करेंगी एक परमानेंट इंडस कमीशन, जहां पे कि हमारी परमानेंट कमिश्नर होंगे, एक उनका रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तानियों का, एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, और वो कम से कम एक बार तो मिलेंगे। अब मान लो कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, तो उसका रिजोल्यूशन कैसे होगा? सबसे पहले परमानेंट इंडस कमीशन ये दोनों के दोनों आपस में ही बात करके सुलझाएंगे, उनका मेंबर और हमारा मेंबर। दूसरा इशू क्या हो सकता है भाई, आपस में नहीं सुलझी बात, तो न्यूट्रल एक्सपर्ट हम लोग एक करेंगे। ये अपॉइंट कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक। तीसरी चीज हम क्या कर सकते हैं? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अगर कोई भी पार्टी डिसएग्री करती है ना न्यूट्रल एक्सपर्ट के डिसीजन से, तो हम लोग इसको कहाँ लेके जाएंगे? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेके जाएंगे। अब देख लीजिए प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर योर चेनाब रिवर, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चिनाब रिवर पे है। कलनई प्रोजेक्ट चिनाब रिवर पे है। पकलदुल प्रोजेक्ट इज ऑन मरुसुदर रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। दिस इज इंपॉर्टेंट। एक तो इंडस रिवर, इंडस वाटर ट्रीटी जो है, ये हम लोगों ने PT 365 में भी नहीं देखा था, तो इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ से प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। ये चिनाब पे है, मरुसुदर रिवर भी, और ये न्यूज में है सिंस पास्ट 2-3 years। नेक्स्ट इज किशन गंगा। किशन गंगा आप लोगों की, किशन गंगा इज योर नीलम रिवर, और किशन गंगा रिवर झेलम की ट्रिब्यूटरी है एक, ठीक है जी। उसके बाद अब आ जाओ इंडिया पैलेस्टीन के रिलेशंस। नहीं इंपॉर्टेंट है ये बिल्कुल भी, कि इंडिया वाज द फर्स्ट नॉन अरब स्टेट टू रिकॉग्नाइज द पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1988 में इंडिया रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टाइन एज अ स्टेट, and in 1996 it opened its representative office in Gaza and later moving it to Ramallah। रामल्ला हम लोगों ने देखा था कि रामल्ला का है आप लोगों का, वेस्ट बैंक में है, ठीक है। मैपिंग सेक्शन हम लोगों का पूरा PT 365 से अब क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ सी, इंडिया हैज कंसिस्टेंटली बैक पैलेस्टीनियन राइट्स इन द इंटरनेशनल फोरम सपोर्टिंग द UN। तो ठीक है, अभी इंडिया अभी पैलेस्टीन के हक में है, इंडिया उसकी पूरी यूनेस्को की मेंबरशिप को भी सपोर्ट करता है, फाइन। उसके बाद बायलैटरल विजिट्स वगैरह होती है, अब इंडिया हेल्प करता है नहीं, कुछ काम का नहीं है यहाँ से, ठीक है। द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू वांट टू रिमेंबर इज कि हम लोगों ने 1988 में उसको, द थिंग इज कि हम लोगों ने उसको एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज किया हुआ है, और हमारी रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस रामल्ला में है। उसके बाद है इंडिया और उज्बेकिस्तान ने एक इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन किया, कॉल्ड एज बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। दिस इज अ इकोनॉमिक टॉपिक बेसिकली, कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होता क्या है, ठीक है। दो कंट्रीज में एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पे कि हम लोग प्रमोट और प्रोटेक्ट करेंगे फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक दूसरे की कंट्री में, भाई गवर्नमेंट नहीं, जो अंबानी की इन्वेस्टमेंट करेंगे आप लोगों के US में, और जो US से मान लो ये माइक्रोसॉफ्ट वाला बंदा कौन है, वो इन्वेस्टमेंट करेगा अगर इंडिया में, सो दैट विल बी इंक्लूडेड हियर, ठीक है। तो मॉडल BIT यही होता है। अच्छा, तो ये होता है आप लोगों का बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। अब 2016 में इंडिया ने एक मॉडल BIT निकाली कि हमारी ऐसी होनी चाहिए, तो उसके अंदर ये सब कुछ इश्यूज है कि नेशनल ट्रीटमेंट करेंगे, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट, नॉट इंपॉर्टेंट, बहुत टेक्निकल हो जाएगा, और ये IR का तो कॉन्टेक्स्ट में है ही नहीं। नेक्स्ट इज इंडिया GCC के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग। अब GCC हम लोगों ने पढ़ लिया था, यहाँ पे क्या है, 1+5 की वेटेज है, यस हम लोगों ने देखा था। रियाद में इसके हेडक्वार्टर्स है, सऊदी, ठीक है, 1981 में ये बनता है। अब इसमें ये क्या है, इट इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक, इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक, पूरे ब्लॉक जिससे हम ट्रेड करते हैं उसमें ये हाईएस्ट है। और यहाँ पे इंडिया का डायस्पोरा भी मस्त है, 8.9 मिलियन, ठीक है, 1 करोड़ के लगभग का बन ही जाएगा ये। सो इंडिया ज्वाइंस US लेड, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क। अब ये क्या है देखो, मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क। अब ये क्या है, ये है क्योंकि कुछ कंट्रीज पे रिलायंस, वही चीज है, बार बार सप्लाई चेन वाली चीजें आ रही है, क्रिटिकल मिनरल्स पे, रेयर अर्थ मिनरल्स पे हमारी डिपेंडेंस किस पे, चाइना पे। तो उस डिपेंडेंस को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस जो है इंडो पैसिफिक और यूरोप के, उनको फैसिलिटेट करेंगे, कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और को फाइनेंस करके हम लोग क्या करेंगे, क्लीन एनर्जी के लिए जो असेंशियल मिनरल्स है उनको, उनके एक्सप्लोरेशन और उस सब में ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैकेनिज्म क्या रहेगा, जो भी आप लोगों की डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज हैं मेंबर कंट्रीज की, वो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगी। अब वो लोन देंगे तभी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, आई बात समझ में। क्योंकि आपको अगर मान लो कोई मिनरल्स वगैरह करने हैं, मिनरल्स की जरूरत है, सो व्हाट ऑल यू विल बी नीडिंग हियर, आपको सबसे पहले उसका मतलब
क्या करना पड़ेगा, सर्वे वगैरह करने पड़ेंगे, उसके लिए पैसा चाहिए। उसके बाद में उसको एक्सप्लोर करने के लिए पैसा चाहिए, प्रोडक्शन के लिए पैसा चाहिए, पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, तो सप्लाई चेन अगर बढ़ानी है तो ये चीज है। अब यहाँ पे कितने हैं, 14 मेंबर्स हैं। वी कैन नॉट रिमेंबर दिस, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट देख लो कि कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे यूके, कनाडा। अब आप खुद सोच सकते हो कि ये कंट्रीज तो होंगी। एस्टोनिया जैसे नया है, तो आप लोगों को वहां पे ये लग सकता है कि एस्टोनिया नहीं है, तो एस्टोनिया को मार्क कर दो। बाकी ये देख लो, इंडिया मेंबर है ही, बाकी नॉर्वे, स्वीडन, यस। सो ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज आर मेंबर्स। एस्टोनिया थोड़ा सा अब वो है जो लगेगा। अगला है एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ये फाइनेंस के लिए था। अभी जो हम लोगों ने देखा, यहाँ देखिए MSFN, दिस वाज मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस, फाइनेंस करेंगे उस चीज को। बट मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में क्या है, यूएस और 10 अदर कंट्रीज अगस्त में बनाते हैं, ये भी क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए। अब ये टेक्नोलॉजी में करेंगे, यहाँ पे सप्लाई चेन का इशू है सारा। अभी इस इधर भी मेंबर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे भी इंडिया मेंबर है। और द मेंबर्स आर, आई सपोज, सेम सेम मेंबर्स हैं। यस, सेम मेंबर्स हैं। ग्लोब ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी हम लोगों ने देख लिया था भाई, ये किस चीज से, करप्शन वगैरह से रिलेटेड है। ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑन एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट, तो एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का समूह। हमारे यहाँ से ईडी सीबीआई जाएंगी, और बाकी देशों से भी उनकी जो ईडी सीबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि करप्शन को टैकल करते हैं, वो आएंगी। ये बना कब था, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बनाया था 2021 में। ठीक है, अब बाकी सब ये जनरल जेनरिक चीजें इसमें दी हुई है। सपोर्ट कौन करता है इसको, यूएनओडीसी, इसका सेक्रेटेरिएट वही है। अब इंडिया ने साइन किया है आईपीईएफ का, क्लीन और फेयर इकोनॉमी वाला, ये भी हम लोग कर चुके हैं। आईपीएफ में 14 मेंबर्स होते हैं, 2021 में शुरू हुआ था। ठीक है जी। फेयर एंड रिजिलियंट ट्रेड, ये इंडिया ने ऑप्ट आउट किया है। सप्लाई चेन रिजिलियंस, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी, इस सब में इंडिया पार्ट है। इंपॉर्टेंट चीज, फीजी का मेंबर है, प्लीज रिमेंबर। हम लोगों ने ऐसे किया था कि 7 आसियन मेंबर्स हैं। ठीक है, और बाकी मेंबर्स कैसे कैसे हैं वो सब हम लोग कर चुके हैं आईपीएफ में। सप्लाई चेन रिजिलियंस का मतलब क्या होता है, अब ये तो है कि सप्लाई चेन जो है ना, वो डिसरप्शन होंगे तो वो उनको टैकल कर पाए। फाइन। नाउ द लास्ट, ये हुई कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज डन। उसके बाद है एसओसाई इज अ रीजनल ग्रुप ऑफ इंटोसाई। अब इंटोसाई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। इंटोसाई है 1953 में बनती है, जिसके अंदर 192 मेंबर्स के जो ऑडिट इंस्टीट्यूशन है ना, वो है। अब ये सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन क्या है, जो किसका ऑडिट करते हैं, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज है। सबसे पहले जैसे हम लोग देखते हैं कि इंडिया में कैग कहाँ पे आता है, आर्टिकल 148 में आता है ना, एंड दैट इज अ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। वो एग्जीक्यूटिव से भी दूर है, लेजिस्लेचर से भी दूर है। ठीक है, दैट ओवरसी, अब ये किसको ओवरसी करता है, गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को। पब्लिक फंड्स का यूटिलाइजेशन भी ढंग से होना चाहिए। फाइन। तो अब इंडिया में क्या है, कैग और ये जो है आप लोगों का इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये दोनों क्या बनाते हैं मिलके, एज सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड कौन है, वो कैग ही है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एसओसाई कब बनता है, 1971 में, 79 में। अब देखो कि इंडोसाई तो है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे 192 कंट्रीज का, बट विद इन एशिया, एशियन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस का जो बॉडी है वो क्या है, इट इज अ रीजनल ग्रुप विद इन इंडोसाई। तो वो है आप लोगों का एसोसाई, एशियन ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट एसोसाई असेंबली टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली, इंडिया, और करंटली इंडिया होल्ड्स द चेयरमैनशिप। अब ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया इसकी चेयरमैनशिप अभी के लिए क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। ठीक है ना। तो अब अब रेगुलेशन इसमें हुआ क्या क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसकी करंट चेयरमैनशिप इंडिया के पास है, दैट इज वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब देखो L69 G4 ये हम लोगों ने PT 365 में कर दिया था। ये किस चीज के लिए काम कर रहे हैं दोनों के दोनों, दिस इज प्राइमरीली फॉर द यूएनएससी रिफॉर्म के लिए ये कर रहे हैं। उसके बाद है G4 इज अ कोलिशन, ये सब हम लोगों को पता है। यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस भी हम लोगों ने कर दिया था। 50 कंट्रीज के करीब है इसमें, बट मेन जो है वो क्या है आप लोगों की, इटली, पाकिस्तान और ये सारे देश। उसके बाद है कमिटी ऑफ 10। कमिटी ऑफ 10 क्या है, कमिटी ऑफ 10 वाज इस्टेब्लिश्ड। अब यहाँ पे ये याद रखना कि कमिटी ऑफ 10 इज रिलेटेड विद अफ्रीका। ये लोग बात कर रहे हैं कि अफ्रीका को उसका राइटफुल शेयर मिलना चाहिए इंटरनेशनल वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये अफ्रीका ओरिएंटेड ग्रुप है। आप लोगों को इसके ये याद करने की जरूरत नहीं है कि भाई अल्जीरिया है, बोट्सवाना, कैमरून, वैसे तो ये ABC देख लो, D छोड़ के E, इस तरीके से मे बी यू कैन ड्राइव, बट नहीं, इट्स नॉट वर्थ इट, सो लीव इट। कमिटी ऑफ 10 बस इतना याद रखो कि ये है किस लिए, इट एम्स टू इंक्रीज अफ्रीका का रोल इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये कैसे हो जाएगी, वर्ल्ड बैंक और क्या हो जाएगा, IMF एक्सेट्रा। ठीक है, और इवन यूएनएससी। तो ये मल्टीलैटरल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं कमिटी ऑफ 10, बट अफ्रीका के पर्सपेक्टिव से बात करें। इंडियन पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, ये भी हम लोगों ने कर दिया था, दैट दिस इज अ वॉलंटरी नॉन बाइंडिंग अरेंजमेंट। ये जस्ट कोऑपरेशन के लिए कि हम लोग रूल्स बेस्ड ऑर्डर बना दें, और ये 2019 में इंडिया ने लॉन्च किया था।
सागर डॉक्ट्राइन भी इंडिया इंडिया की मतलब सागर डॉक्ट्राइन से रिलेटेड है ना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जहाँ पे कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि इंडियन ओशियन रीजन में इंडिया वांट टू एक्ट एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, तो ये वही कॉन्टेक्स्ट है। उसके बाद आ जाओ आप 21st आसियान और इंडिया का समिट, अब ये भी हम लोग कर चुके हैं। ये कहाँ हुआ था? अक्टूबर 2024 में वियंतियन लाओपीडिया। ये भी हम लोगों ने बात की थी कि वियंतियन किसकी कैपिटल है? लाओस की। वियतनाम की जो कैपिटल है दैट इज योर हनोई। सो ये कंफ्यूज नहीं करना है, वी आर डिस्कसिंग इट ट्वाइस। अब आसियान इज अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल फोरम, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। 1967 थाईलैंड बैंकॉक डिक्लेरेशन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है। और 10 मेंबर स्टेट्स अभी वाले, ये सब आप लोगों को तो फिंगर टिप्स पे होगा। तिमोर लेस्ते ने इसको एज ऑब्जर्वर ज्वाइन किया और इन प्रिंसिपल उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं 11th मेंबर, बट अभी तक नहीं बना, ठीक है। अब इसका एक एंथम है, फ्लैग है, बाई एनुअल समिट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यूजुअली सभी ऑर्गेनाइजेशन के समिट क्या होते हैं, वो वंस अ ईयर होते हैं, बट ये बंदे कुछ ज्यादा ही खाली हैं आसियान वाले, तो इनका ट्वाइस ईयर होता है, ठीक है। रोटेटिंग चेयरमैनशिप होती है, सिंपल सी बात है, वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। नाउ दिस मे बी आस्क्ड, ठीक है। ये यू नेवर नो, क्योंकि आसियान इज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वन ये याद कर सकते हो। उसके बाद इसके हाइलाइट्स क्या है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। हम कितने उनके हाइलाइट्स की पढ़ेंगे। तापी गैस पाइपलाइन हम लोगों ने कर लिया था, गलकनिश गैस फील्ड, ठीक है। उसके बाद में ये जो आप लोगों के ये है, यहाँ से लेके ये आ जाएगा फाजिल का। अब ये इसमें है कौन कौन, तुर्कमेनिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया। फाइन। मिड 1990s में ये शुरू होता है। गलकनिश गैस फील्ड जो है ये डिस्कवर कब होता है, 2006 में। इट इज लोकेटेड, अब ये कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में है, बस। इससे ज्यादा ये नहीं है कि भाई ये लार्जेस्ट गैस फील्ड्स में से एक है, ठीक है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये देखिए, फाइनेंस बाय द सपोर्ट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक याद करो, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दैट दिस इज, अभी मैं जानबूझ के फटाफट चल रहा हूँ बिकॉज इट मेक्स नो सेंस टू रिपीट वट एवर वी हैव डिस्कस्ड वाइल डूइंग द पीटी 365। तो ये मनीला में, फिलीपींस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं आप लोगों के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, ठीक है ना। उसके बाद है पैसिफिक आइलैंड्स फोरम, यस। पैसिफिक आइलैंड फोरम ने एंडोर्स किया है ऑस्ट्रेलिया फंडेड पैसिफिक पुलिसिंग इनिशिएटिव। अब देखो, खुद ही सोच के देखो कि क्या होगा इसके अंदर। इंप्रूव करेंगे पुलिसिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को, ट्रेनिंग दे सकते हैं, रिसोर्सेज, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सिंपल सी बात है। बट हाँ, ये कर कौन रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है, पैसिफिक में। फाइन। सो इसके बाद है पैसिफिक आइलैंड्स फोरम, ये याद कर लो। तो ये पैसिफिक आइलैंड्स में के जितने भी देश हैं, वो छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं, उनका एक फोरम है, ठीक है। फॉरमोस्ट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसी ये लोग डिस्कस करते हैं। अब ये स्टैब्लिश कब होता है, 1971 में। ऑफ कोर्स ये क्या इंडिया इसका मेंबर होगा, नहीं होगा, फाइन। अभी इसमें 18 मेंबर्स हैं, तो जो आपकी माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया वगैरह हैं, वो सब इसके मेंबर होंगे। इंडिया डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये यू कैन जस्ट रिमेंबर कि इंडिया की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेनमार्क के साथ है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये 2020 में स्टैब्लिश होती है कि इकोनॉमिक टाइज करेंगे हम, ग्रीन ग्रोथ करेंगे वगैरह, सब जेनरिक चीजें। जो इंटेक्शन प्लान है, ठीक है, उसमें भी कुछ भी नहीं। उसके बाद है नॉर्दर्न यूनाइटेड। नॉर्दर्न यूनाइटेड क्या है, अब चाइना और रशिया ने अनाउंस किया, ये इंपॉर्टेंट है भाई। चाइना और रशिया दोनों एक साथ आ रही हैं, ठीक है। नॉर्दर्न यूनाइटेड, इट इज एन जॉइंट नेवल एंड एयर ड्रिल्स। तो नेवल और एयर ड्रिल है कहाँ पे, सी ऑफ जापान और सी ऑफ ओखोटस्क। अब यहाँ देख लीजिए, ये है आप लोगों का सी ऑफ ओखोटस्क एंड दिस इज योर सी ऑफ जापान। तो इस एरिया में यहाँ पे देख लो, तो ये किसको, किसकी तरफ ये टारगेट कर रहे हैं, जापान को। एंड वाया जापान किसको टारगेट कर रहे हैं, कुरिल आइलैंड हम लोगों ने बात की थी, बट दिस इज डिस्प्यूटेड बिटवीन योर रशिया एंड जापान, फाइन। तो ये होने के बाद अब देखो, तो ये अब टारगेट किसको करें, इसके थ्रू वेस्ट को टारगेट करें, यूएस को टारगेट करें। अब सी ऑफ जापान, ठीक है भाई, कहाँ है सी ऑफ ओखोटस, कहाँ है, यहाँ पे क्या है आप लोगों का, एक तरफ है कमचटका पेनिनसुला, कुरिल आइलैंड टू द ईस्ट, और यहाँ पे है नॉर्दर्न कोस्ट। तो ये यहाँ आप लोगों का आएगा कमचटका पेनिनसुला कुछ है ना, और यहाँ से फिर ये कुरिल आते हैं, इनके बीच में है सी ऑफ ओखोटस्क। अब याद करना है तो सखलीन आइलैंड भी याद कर सकते हो। सखलीन आइलैंड किसका है, रशिया का है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ थर्ड एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया, ये क्या है। While speaking at the third edition of World Food India in New Delhi, the Indian Prime Minister highlighted the decade worth reforms। ठीक है, कुछ भी काम करनी है। अब ये वर्ल्ड फूड इंडिया का ये कौन करता है, ऑब्वियसली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जो मिनिस्ट्री है वो करेगी। फाइन। सबसे शुरू में 2017 में शुरू हुआ था, इसका तीसरा एडिशन अभी इन्होंने किया है, बस ये कुछ काम का नहीं खासा। उसके बाद है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की क्या क्या है, ईरानियन बैक्ड जो भी कोलिशन है ना, कुछ ग्रुप्स हैं ये, तो जितने भी हम लोग पहले कर चुके हैं इसको, हिजबुल्लाह, हमास, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, दिस इज अ सुन्नी इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप इन पैलेस्टीन, प्लीज रिमेंबर। देन वी हैव द हुतीज। तो ये जो चारों के चारों हैं, ऑल ऑफ दीज फोर
आर योर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। तो जो भी मतलब रेजिस्टेंस किसके खिलाफ, दिस इज रेजिस्टेंस टू द इसराइल बेसिकली, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। इस कोलिशन की रूट्स कहाँ है, 1979 ईरान, इरानियन रेवोल्यूशन। 1979 से पहले क्या होता है कि वहां पे शाह शाह ऑफ ईरान वाज रूलिंग, ठीक है। वो जो था वो यूएस के, वो प्रो यूएस था। बट 1979 रिवोल्यूशन के बाद होता है रेडिकल शिया मुस्लिम क्लेरिक्स जो होते हैं वो पावर में आ जाते हैं, ठीक है। जिसके बाद में कि यूएस का जो सारा मतलब हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं और यूएस इनके लिए दुश्मन हो जाता है। फाइन। उसके बाद है ब्रिक्स। नाउ ब्रिक्स वी हैव डन, प्लीज इसको रिपीट नहीं करेंगे। कजान समिट रशिया, ठीक है ना। ब्रिक्स की कब से बनता है, कंटिजेंट रिजर्व देख लिया था हम लोगों ने, एनडीबी भी देखा था हम लोगों ने। अब ये देखो, एनडीबी आप लोगों का फोर्टालीसा समिट के टाइम पे होता है। साउथ अफ्रीका 2010 में ज्वाइन करेगा, 2009 में इसका फर्स्ट समिट होता है। इनफॉर्मल और टर्म कोइन कर दी और एक्सपेंड किया 2023 में। 6 कंट्रीज ने माना बट अर्जेंटीना एट द एंड, मतलब अर्जेंटीना ने क्या किया, मना कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये भी हम लोगों ने कर लिया था। इसकी 150th एनिवर्सरी, दिस इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। 1874 में ये बनता है। सेकेंड है टेस्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, फाइन। इसके बाद है एनी मेंबर कंट्री ऑफ यूएन, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है, ठीक है, सिंपल सा। इसके बारे में क्वेश्चन यूके ने हैंड ओवर कर दिया चागोस आइलैंड टू मॉरिशस, ये भी हम लोगों ने कर दिया था। सो चागोस आइलैंड, अब पूछा जाएगा कि चागोस आइलैंड है कहाँ पे, भाई दिस इज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन, फाइन। अब ये ठीक है, ये एग्रीमेंट हो चुका है। यूके रिटेन सोवरेन राइट्स ओवर डिएगो गार्सिया। अच्छा जी, अब डिएगो गार्सिया अभी तक उनके हाथ में है, बट जो आप लोगों का ये चागोस आइलैंड है वो दे दिया। मॉरिशस इज परमिटेड टू इम्प्लीमेंट अ रीसेटलमेंट प्रोग्राम एक्सेप्ट फॉर डिएगो गार्सिया। तो डिएगो गार्सिया इज पार्ट ऑफ चागोस आइलैंड। तो ऐसा समझ लो कि ये पूरा चागोस आइलैंड है, इसमें से एक छोटा सा आइलैंड है डिएगो गार्सिया, ठीक है। डियागो गार्सिया में इवन यूएस का मिलिट्री बेस भी है। तो यूके ने इसको लीज पे लिया हुआ है बेसिकली, ठीक है जी। यूके ने लीज पे लिया हुआ है, सॉरी यूके ने इसके ऊपर सोवरेन राइट्स लिए हुए हैं और उसने इसको लीज पे दे रखा है यूएसए को, तो इसीलिए यहाँ पे यूएस का भी मिलिट्री बेस है, फाइन। अब इंडिया इसको सपोर्ट करता था हमेशा से ही। और क्या है ये, लगभग मोलदीव्स के साउथ में है, ठीक है जी। डियागो गार्सिया बीइंग लार्जेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट, डियागो गार्सिया में लार्जेस्ट है, अराउंड 58 है। हमें और ज्यादा नहीं करने की कोशिश जरूरत है, इतना बहुत है। अब करतारपुर कॉरिडोर का जो पैक्ट है वो रिन्यू कर दिया। अच्छा, ये सबसे पहले 2019 में होता है। 150th एनिवर्सरी थी लगभग, ये आप लोगों की 550th एनिवर्सरी थी गुरु नानक जी की, तब ये हम लोग शुरू करते हैं। अब इसको ऑपरेशनल कर दिया अंटिल 2029। तो ये 5 साल के लिए था, ठीक है, सबसे पहले 2024 तक। अब इसको रिन्यू करके 2029 कर दिया। अब करतारपुर कॉरिडोर में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है आप लोगों को यहाँ पे देखिए, दैट ये कॉरिडोर कनेक्ट किन किन दो चीजों को कनेक्ट, करतारपुर पाकिस्तान में, उसको डेरा बाबा नानक इंडिया में, ठीक है जी। बीच में यहाँ रिवर कौन सी है, रावी, रावी रिवर याद रखना पड़ेगा। अब दरबार साहिब गुरुद्वारा जो है करतारपुर साहिब में, वो क्या है, उसको कनेक्ट करता है ये किससे, हमारे डेरा बाबा नानक से। अब यहाँ पे क्या है कि ये वाली जो साइड है, ये करतारपुर वाली साइड, ये जो गुरु नानक देव जी ने यहाँ पे अपने अंतिम जो 18 साल थे वो यहाँ पे बिताई थी, ठीक है। अब इसके अंडर क्या है, पिलग्रिमेजेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इंक्लूडिंग विजिट्स टू करतारपुर आर गवर्नड अंडर द 1974 में प्रोटोकॉल हुए हैं विजिट्स टू रिलीजियस श्राइन्स एक्ट, जिसकी वजह से विच स्पेसिफाइज सर्टेन श्राइन ओपन टू विजिटर एंड रिक्वायर वीजा, बट इसके लिए कोई वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, एक परमिट लगता है केवल। देन वी हैव द 19th ईस्ट एशिया समिट। अब हम ईस्ट एशिया समिट रिपीट नहीं करने वाले हैं। ईस्ट एशिया समिट कब शुरू होता है, 2005 में, ठीक है। आसियान कब शुरू होता है, 1967 में। और तो ये चीजें रटी होनी चाहिए आप लोगों को बिल्कुल। तो ईस्ट एशिया समिट में हम लोगों ने क्या किया था, 8 मेंबर्स, राइट, 10 मेंबर्स ऑफ आसियान एंड 8 मोर हम लोगों ने कर ली थी। अब इसके बाद क्या है, अच्छा ईस्ट एशिया समिट के आप मेंबर कैसे बन सकते हो, फॉर्मल डायलॉग पार्टनर होनी चाहिए आसियान की, कोऑपरेटिव रिलेशंस होनी चाहिए उनके साथ, और ट्रीटी ऑफ एमिटी और कोऑपरेशन साइन करनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अटैक ऑन यूएन पीस कीपर्स पे अटैक हो चुका है, कहाँ पे, लेबनान में, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। तो ये पीस कीपिंग फोर्स है, ये कब से है, देखो ओरिजिनली सेटअप बाय द 1978 से है ये वहां पे, ठीक है ना, लेबनान वाले एरिया में। तो इट इज इंटरनेशनल पीस कीपिंग मिशन, जहाँ पे 10,000 से ज्यादा सिविलियन और मिलिट्री पर्सोनल है, ठीक है जी। अब इट इज पार्ट ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्स, फाइन। नेक्स्ट इज योर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग पे आ जाओ। द यूएन चार्टर गिव सिक्योरिटी काउंसिल प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम लोगों ने कर लिया था भाई। कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज की, इंपार्शियलिटी होनी चाहिए और फोर्स यूज नहीं करेंगे।
और सेल्फ डिफेंस। नाउ इफ यू हैव डन पीटी 365, अब आप लोगों के लिए खुद आसान लग रही होगी ये चीज आपको, ठीक है। इंडिया चाइना अग्रीमेंट ये भी हम लोगों ने कर लिया था, एलएसी पे हो गया। सो पेट्रोलिंग पैक्ट हो गया है, वहां पे आर्टिकल 4 ऑफ, अच्छा 2005 में इंडिया की एग्रीमेंट्स उनके साथ 2005 में भी हो रखा है, और 2013 में भी एक एग्रीमेंट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ देख लो कि ये चीज हम लोगों ने देखी थी, भाई मैकडोनल्ड लाइन कहाँ है, मिडिल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, नाउ यू शैल नॉट बी कंफ्यूज्ड हियर, ठीक है। मैकमोहन लाइन कहाँ है वगैरह वगैरह। अब यहाँ क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ द पेट्रोलिंग राइट्स इन द डेप्सांग प्लेन और डेमचोक। अब हम लोगों ने ये भी देखा था कि डेप्सांग प्लेन ऊपर में है और डेमचोक कहाँ है, नीचे। तो यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चन ही बनता है, विच वी हैव डन ऑलरेडी। अच्छा, बॉर्डर पैक में वही सिंपल सी चीज होगी, म्यूचुअल कर्टेसी, मानता ही इनको चाइनीज वाले हैं नहीं, बट उन्होंने बनाने को बना दिया ना। ताइवान की नेवी ने एक्यूज किया चाइना को ऑफ यूजिंग एनाकोंडा स्ट्रेटजी। तो ये है क्या, इट इज बेसिकली अ मिलिट्री अप्रोच डिजाइन टू इकोनॉमिकली एंड मिलिटरली स्ट्रेंगल द टारगेट, मच लाइक हाउ एनाकोंडा। अब जैसे एक एनाकोंडा क्या करता है, निचोड़ देता है उसको, बिल्कुल सफोकेट कर देता है अपने जो उसका प्रे होता है ना, जो उसका शिकार होता है उसको। तो एनाकोंडा स्ट्रेटेजी में यही होता है कि आप दूसरे को इकोनॉमिकली और मिलिटरीली निचोड़ देते हो, जैसे कि सैंक्शन वगैरह लगा दो भाई, उधर सामान ना पहुंचने दो, ठीक है, वही चीज हो सकती है। तो फर्स्ट प्रपोज बाय यूनियन जनरल। अब ये किसने प्रपोज किया, अमेरिकन सिविल वॉर, हमें नहीं जाना है। तो मिलिट्री प्रेशर, साइकोलॉजिकल टेक्टिक्स, क्या वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, ठीक है ना। सलामी स्लाइसिंग, ये भी चाइना से ही जुड़ा होता है कि वो क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी हमारी जमीन लेते हैं, और फिर अ, मतलब वो क्लेम कर लेते हैं पूरी लैंड को। अब फिलाडेल्फी कॉरिडोर, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ क्या है, इसराइल हैड बीन इन इंटेंस प्रेशर टू गिव अप द कंट्रोल ऑफ फिलाडेल्फी कॉरिडोर। ये क्या है, ये 14 किलोमीटर की लेंथ है, ठीक है, ये विड्थ हमें नहीं काम किया है। यहाँ देखो, दिस इज गाजा का बॉर्डर इजिप्ट के साथ, ये जो है, यहाँ पे देखो राफा क्रॉसिंग, यहाँ हम लोगों ने ऊपर देखा था, याद करो, एरीज क्रॉसिंग, ठीक है ना। एरीज क्रॉसिंग इज बिटवीन गाजा एंड इसराइल। अब यहाँ पे एक और है कैरम शेलोम गुड्स क्रॉसिंग, बट दिस इज फॉर गुड्स। राफा और एरीज, ये गुड्स भी जा सकते हैं, यहाँ से लोग भी जा सकते हैं। कैरम शेलोम गुड्स क्रॉसिंग इज ऑल्सो बिटवीन इजिप्ट, गाजा, और इधर से इसराइल भी है, ठीक है। अब इसके बाद है, ये एक डीमिलिटराइज्ड बॉर्डर जोन है, जहाँ पे की विड्रोल जोन आफ्टर द विड्रोल ऑफ इजरायली सेटलमेंट एंड ट्रूप्स फ्रॉम गाजा इन 2005, ठीक है। अब इट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड इन 1979, इजराइल इजिप्ट पीस ट्रीटी के अंडर ये क्रिएट किया था। अब ये कब क्रिएट किया या नहीं क्रिएट किया, ये हमें नहीं देना। फिलाडेल्फी कॉरिडोर इज बेसिकली, आप लोग कंफ्यूज ना करें, या तो आप लोगों को पता ही नहीं है तो देन तो बेटर है, बट फिलाडेल्फिया इज अ सिटी ऑल्सो इन यूएसए, तो वहां से कंफ्यूज ना करके यूएस नहीं मार्क करना है। इसीलिए याद करो कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर है कहाँ, इट इज विद रिस्पेक्ट टू आप लोगों की गाजा इजिप्ट, और इधर गाजा और इजिप्ट के बीच में, ठीक है ना। राफा क्रॉसिंग सभी को पता है, आपको हम लोगों ने पहले भी किया। G20 का जो समिट, यस, सो लेट अस टेक अप द G20। एक्चुअली यू माइट सी कि यहाँ पे कुछ पेन वैन चले हुए हैं, तो ये पार्ट रिकॉर्ड हो चुका था, बट देयर वाज सम इशू इन द ऑडियो, सो प्लीज बियर विद इट, ठीक है। चलो देखते हैं, ब्राजील में इस बार हुआ है, ठीक है ना। तो G20 हम लोगों ने पीटी 365 के शायद से नहीं किया था। तो यहाँ देखो है, वो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के लिए ये सभी कंट्रीज का एक पंचायत थी, है ना। उधर ये लोग क्या डिसाइड करते थे, दे यूज टू डिसाइड देयर कि भाई हमें कैसी इकोनॉमिक डिसीजंस लेनी है। पर उसके बाद अब आ जाओ आप लोग, ये देखिए, तो 1997 में क्या होता है, इन 1997 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है, यानी कि एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, बट इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, इवन तो ये हुआ था वियतनाम, ताइवान जैसे एशियन टाइगर्स कंट्रीज में, लेकिन इसका इम्पैक्ट पड़ा वेस्टर्न कंट्रीज पे भी। वेस्टर्न कंट्रीज पे इम्पैक्ट क्यों पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अभी जब से 1991 में यूएसएसआर का जब से पतन हुआ, यानी कि यूएसएसआर डिसॉल्व हुआ, तो यूएसए बिकेम अलोन, यूएस एक अकेली पावर था, दूसरा तो यूएसए पावर था, तो हर जगह कैपिटलिज्म का स्प्रेड हुआ, ठीक है ना। एज अ सॉफ्ट पावर ऑफ यूएसए, कैपिटलिज्म इटसेल्फ गोट स्ट्रेंथन 1991 ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। तो अब ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या होगा, सभी इकोनॉमीज क्योंकि लिंक्ड है, तो अगर इन इकोनॉमीज में भी कुछ नुकसान हो रहा है ना, तो इन लोगों को, G7 वाली कंट्रीज को भी नुकसान हुआ। तो उन्होंने क्या तय किया कि दैट वी नीड, कि हम लोगों को ना एक डेवलपिंग कंट्रीज का भी फोरम बनाना चाहिए। तो G7 इज नो मोर, मतलब सिर्फ हम इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द वर्ल्ड अब G7 के हाथ में नहीं है, क्योंकि देर इज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक वेट इन हैंड्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज टू। सही बात है ना। तो अब 1999 में वो लोग बना लेंगे आप लोगों का ये ग्रुप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, ठीक है ना।
लेकिन 2008 में क्या करेंगे ये लोग, 2008 में दे विल इसी फोरम को वो एलिवेट कर देंगे स्टेट और गवर्नमेंट के लेवल पे, यानी कि पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर मिलते थे, लेकिन एक और खेला हो जाएगा इन लोगों के साथ 2008 में। 2008 में क्या होता है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, सब प्राइम क्राइसिस जिसको बोलते हैं। तो उसके कारण अब इन्होंने इस वाले उसको इस समिट को, मतलब G20 को एक पूरा एंटायरली नए रूप, हेड्स ऑफ स्टेट के लेवल पे इसको कर दिया। अब देखो G20 नाम से ही पता लग रहा है इसमें 20 मेंबर्स होने चाहिए, बट नहीं। 2023 के ऑनवर्ड्स जब से इंडिया में समिट हुआ, यहाँ पे 21 मेंबर्स है। इसका नाम अभी तक G20 ही है, पर मेंबर्स हैं 21। 21st मेंबर कौन है, अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, अब इन 20 में याद करो, G7 हम लोग देख चुके हैं। G7 का फॉर्मूला क्या था, जूस प्लस GF। ठीक है, G8 का फॉर्मूला क्या हो गया, उसके अंदर रशिया जोड़ दिया। अब उसके अंदर 12 कंट्रीज और जोड़नी चाहिए। टेक्निकली टेक्निकली 12 कंट्रीज और जोड़नी चाहिए ना, फॉर इट टू बी G20। बट यहाँ पे कितनी है, नाम G20 है बट है कितनी, 21। तो 13 वो जोड़नी पड़ेंगे अभी। अब 13 में से एक EU है आप लोगों का, और एक है अफ्रीकन यूनियन। तो बची कितने, 11। अब ये 11 कंट्रीज देखो कौन सी है। 11 कंट्रीज में सबसे पहले है नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको। अब देखो हर एक जो आप लोगों का वो है ना कॉन्टिनेंट, उससे लेके चलो कि कौन कौन सी कंट्री हैं जो डिजर्व करती हैं कि इकोनॉमिकली उनका वेट हाइयर है, और उन बेचारियों को G7 में अभी तक चांस नहीं मिला। तो इसकी वजह से नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको उठा ली, कनाडा, और आप लोगों का यूएसए ऑलरेडी है। ठीक है, साउथ अमेरिका से अभी तक G7 में, G8 में कोई भी नहीं है। तो ब्राजील और अर्जेंटीना, इन दोनों को मौका देंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही बड़ी इकोनॉमी है वहां की। फिर यूरोप, भाई यूरोप से आप लोग को खुद भी पता है दैट यूरोप से ऑलरेडी कितने बंदे, मतलब कितने सारे हैं, है ना। फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, तो चार तो उधर यूरोपियन कंट्रीज ही हैं। तो दैट इज वाई यूरोप को मौका नहीं देगी ये लोग। फिर पांचवा ये है यहाँ पे, अब ये अफ्रीका से, अफ्रीका देर इज, अब जो इतनी, मतलब औकात रखता है कि उसको हम लोग इतनी इंपॉर्टेंस दें, तो भाई यहाँ से अफ्रीका आ गया। ठीक है, लास्ट विल बी अच्छा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो खुद में ये कॉन्टिनेंट है, और भाई उसको भी मौका मिलना चाहिए क्योंकि वो G7 में नहीं था। तो हम लोगों का ये एक हो गया, दो हो गया, और यहाँ पे ऊपर वाले क्या हो गई, तीन, चार और पांच, पांच ही हो गए। हमें टोटल 11 करने थे, पांच। तो अब बचे छह। अब छह कैसे करेंगे आप लोग, छह आप लोग डालोगे। एशिया के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से इन्होंने उठाए। साउथ ईस्ट एशिया से इनका इन्होंने बेस्ट कौन लगा इनको, इंडोनेशिया। सेंट्रल एशिया वाले रीजन से इनको बेस्ट कौन लगा, तुर्की। साउथ एशिया से इंडिया। फार ईस्ट या ईस्ट एशिया से चाइना। अच्छा, जापान दिमाग में रखो, जापान ऑलरेडी है भाई। ठीक है, और इसी एरिया से है कोरिया भी। तो साउथ कोरिया को भी उठा लिया। ठीक है, और मिडल ईस्ट से सऊदी। तो हर जगह से इन्होंने एक एक बंदा उठा लिया। तो इस तरीके से इसको याद करने की कोशिश करो, सो यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट एज वेल। तो ये हो गया आप लोगों का G20 के मेंबर्स। अब देखिए, अब G20 में ट्रैक कौन से होते हैं, दो ट्रैक के हिसाब से चलती है डिप्लोमेसी वहां पे। सो वन ट्रैक इज दिस, सी हियर, यहाँ देख लो। एक ट्रैक है शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक में क्या होता है, दिस इज लेड बाय शेरपास। ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट की। जैसे इंडिया का शेरपा कौन था, अमिताभ कांत। सो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो इंडियन गवर्नमेंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पे। ठीक है, तो शेरपास ऑल ईयर ये लोग मीटिंग करते हैं। उसके बाद में समिट लेवल पे जो भी काम होता है, फिर वो नाम चल लग जाता है आप लोगों के बड़े लेवल पे लीडर्स। अदरवाइज सारा काम वगैरह एजेंडा सेट करने का काम इनको होता है। फाइनेंस ट्रैक में कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स डील करते हैं। ये लोग मल्टीपल टाइम्स मिलते हैं, फाइनेंशियल रेगुलेशन, फिस्कल पॉलिसी और दुनिया भर की चीजों की। अच्छा, ट्रोइका का जो कॉन्सेप्ट है ये G20 में होता है। सो बेसिकली क्या है कि G20 का जो एजेंडा होगा, वो ये तीन देश मिलकर सेट करेंगे। जो इस साल का प्रेसिडेंट है, जो लास्ट ईयर का प्रेसिडेंट था, और जो नेक्स्ट ईयर का प्रेसिडेंट है। जैसे 2024 में ब्राजील था, 2025 में साउथ अफ्रीका होगा, 2023 में इंडिया था, और 2022 में आप लोगों का इंडोनेशिया था। सो 2020 इंडिया के टाइम पे जो ट्रोइका था, दैट वाज दिस। और अब इस बार जो ट्रोइका है 2024 में, दिस। ठीक है, तो ऐसे ही ये ट्रोइका का टर्म है। अच्छा, नॉन बाइंडिंग है, सीधी सी बात है भाई। G20 के डिसीजन क्या है, नॉन बाइंडिंग है। अब आ जाओ RCEP और CPTPP। अब ये लोग, हम ये चीजें ना हम कर चुके हैं। 2012 में शुरू हुआ, ऑफिशियली साइन 2020 में हुआ, 2022 से इन फोर्स आ गया। तो RCEP में कौन है, 10 आसियान के देश प्लस 5 अलग वो वाले, है ना, जो उसके डायलॉग पार्टनर्स थे। उसमें यूएस, रशिया और इंडिया को छोड़ के जो बाकी 5 देश थे, वो सारे हैं। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट को कवर करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को कवर करते हैं, IPR को कवर करते हैं। उसके बाद इंडिया ने RCEP का एक फाउंडिंग मेंबर था जब नेगोशिएशन शुरू हुई। लेकिन 2019 में क्या करते हैं हम लोग, वॉकआउट कर जाते हैं। वॉकआउट करने का रीजन क्या था, वी हैव सीन दिस
कि हम लोगों को डेयरी फार्मर्स और फार्मिंग कम्युनिटी को थोड़े से कंसर्न थे, ठीक है, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के डेयरी इंडस्ट्री की वजह से। अब सीपीटीपीपी इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जहाँ पे कि 11 कंट्रीज हैं, राइट। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट इज आप लोगों को यूके याद रखना है कि यूके अकेली यूरोपियन कंट्री है जो सीपीटीपीपी में है। अब देखो है तो ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, तो यूके तो पैसिफिक के लगता ही नहीं, बट ठीक है ज्वाइन कर लिया तो अब किसी को क्या ही बोल दिया। फॉर्मेशन है इसकी। अच्छा वैसे यूके के देर माइट बी सम ऑफ द आइलैंड्स आइलैंड्स हो सकते हैं उनके, गॉड नोज, पर ठीक है चलिए। अब इसके बाद है फॉर्मेशन हुई इसकी 2018 सैंटियागो चिली में, ठीक है जी। उसके बाद है ओरिजिनेटेड इन 2005, 2005 में ये ओरिजिनेट करता है। यूएस भी ये पहले इसका मेंबर था और यूएस ने अब इसको विड्रॉ कर लिया। अब इसमें देखो 4 मेंबर तो आसान है याद करने, याद करो याद रखो कि 2 तो आएंगे आप लोगों के नॉर्थ अमेरिका से, 2 आएंगे साउथ अमेरिका से। तो साउथ अमेरिका से आएंगे आप लोगों के पेरू और चिली, और नॉर्थ अमेरिका से आएंगे कनाडा और मेक्सिको। पहले यूएसए भी था जैसे हमने बात की, पर यूएसए ने विड्रॉ कर लिया। अब जो बाकी इसके मेंबर्स है ना, वो करने बहुत डिफिकल्ट है। अब यहाँ देख लो 4 मेंबर्स ये हो गए, बाकी में से 4 आसियान के मेंबर हैं, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, ब्रूनेई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड। इनको याद करने के लिए न्यूमोनिक बनाना है इज नॉट वर्दी, क्योंकि वी डू नॉट नो कि ये क्वेश्चन आना चाहिए नहीं आना चाहिए, भगवान जाने, है ना। बाकी ठीक है। अब नेक्स्ट इज योर यूनाइटेड नेशन, ये ढूंढरास, ढूंढरास इज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने इस विलेज को बेस्ट टूरिज्म विलेज बताया है। अब आप लोगों को सिर्फ ढूंढरास पता होना चाहिए सबसे पहले तो, कि ढूंढरास है कहाँ पे, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। सो अब इसमें ये किसके पास है आप लोगों का, कंगेरी वैली नेशनल पार्क। अब कंगेरी वैली नेशनल पार्क से पता लग जाना चाहिए दैट कंगेरी इज अ रिवर। तो कंगेर कहाँ की रिवर है, छत्तीसगढ़ की रिवर है, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे केव्स है, केव्स काम की है नहीं, दंडक केव, कैलाश केव, ठीक है। डेसिडुअस फॉरेस्ट है यहाँ, वो ही होंगे। अच्छा धुरवा ट्राइब है, ठीक है, ये भी काम का नहीं। उसके बाद जाओ बेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव, ये किसका इनिशिएटिव है, 2021 का में ये शुरू करता है। कौन शुरू करता है ये आप लोगों का, ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन शुरू करती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन बहुत पुरानी है ये, 1975 की, एंड इसके हेडक्वार्टर्स क्या है, मैड्रिड में। अब देखो मैड्रिड में हम लोगों ने देखा नहीं था अभी तक कि और कोई भी हेडक्वार्टर्स हो, है ना, हम लोगों ने देखे थे एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे इंडिया के केस में वो क्या है। तो उसी तरीके से आईओएससीओ क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, देयर वी हैव द सेबी। तो सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि हमारी सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है। तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आईओएससीओ, और उसका हेडक्वार्टर भी मैड्रिड में है। तो अब मैड्रिड में याद रखना है दोनों, आईओएससीओ भी, और ये आप लोगों को ये वाला भी याद रखना है, ठीक है। और प्लीज ऑल्सो ट्राई टू रिमेम्बर कि इसी तरीके से जो हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं वो ऐसे ही एसोसिएट करके ही याद करने पड़ेंगे आप लोगों को। नेक्स्ट इज ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। अब भाई ये किसका है, G20 लीडर समिट में ये आप लोगों के ब्राजील वाले टाइम पे ही होगा। अच्छा अब ये जो भी अलायंस वर्ल्ड आएगा जहाँ पे, वहां पे वो चीजें हमेशा वॉलेंटरी होती है, ठीक है। तो उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बुला लो, एनजीओ को बुला लो, किसी जिस मर्जी को बुला लो, हर कोई आ सकता है। अब इसमें मेंबर्स कितने हैं, 148 मेंबर्स। इंडिया ऑफ कोर्स ऐसी जगह तो आ ही जाएगा इंडिया वाले, है ना, कुछ करना धरना है नहीं इस जगह पे तो बेटर। अच्छा अब यहाँ पे ये था फास्ट ट्रैक स्टूडेंट वीजाज की स्टडी डायरेक्ट स्कीम का वीजा प्रोग्राम, ये किस किस के साथ है हमारा, ये हमारा कनाडा के साथ है फाइन। सो इंडिया और कनाडा के बीच में ये होता है। दिस इज योर एसडीएस वीजा 2018। ये किस लिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए, फास्टर प्रोसेसिंग करेंगे, फीस रिड्यूस करेंगे, सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा अब यूएसए ने हमारी 1400 एंटीक्विटीज जो थी वो मतलब किसी तरीके से स्मगलिंग होके वहां पहुंच गई थी, वो हमें वापस कर देंगे, ठीक है, जिनकी वैल्यू 10 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो इस हिसाब से अराउंड 1 करोड़ वैल्यू के हैं ये। 1960 से 80 के बीच में ये गई थी। तो देयर इज एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट ऑफ 1972, जिसके अंदर एंटिक्विटी को डिफाइन किया हुआ है, ये हमारे काम का नहीं है। उसके बाद मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह को डिफाइन किया है जो 75 साल से कम साल के नहीं होने चाहिए, ये 75 या उससे ज्यादा साल के होने चाहिए। यूनेस्को का 1970 कन्वेंशन है जो कि कल्चरल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, नॉट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे हम लोगों ने देखी थी, देखनी चाहिए, वो है कि ये तीनों फेडरल लिस्ट में नेशनल हेरिटेज से रिलेटेड आइटम लिखे हुए हैं, स्टेट में भी, यूनियन में भी और कंकरेंट लिस्ट में भी। इसके बाद एंटिक्विटीज का एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट होता है, वो आप लोगों का अप्रैल 1947 में। पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसी द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958।
अब नेक्स्ट है सेलिएंट प्रोविजंस देख लो इसके, इस वाले एक्ट के, कि भाई कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करेगा ऐसी एंटिक्विटी सेंट्रल गवर्नमेंट के सिवाय, कोई बिना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की लाइसेंस के सेल नहीं करेगा, ये सब है ना। हर कोई पर्सन जो कंट्रोल करे या पोजेस करे उसको रजिस्टर करवानी पड़ेगी और सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब एएसआई के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि एएसआई का फाउंडर, जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था वो था अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 के आसपास ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर काम करती है आप लोगों की, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करती है, ठीक है। कि थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए हमें हर एक मतलब ऐसी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो हाउ आर आर्टिफैक्ट्स ऑफ द इंडियन ओरिजिन रिपेट्रिएटेड, आर्टिफैक्ट्स रिपेट्रिएट कैसे करे जाते हैं। सबसे पहले एक आर्टिफैक्ट को वो आइडेंटिफाई करेंगे फॉरेन कंट्री में कि भाई एफआईआर वगैरह से कि क्या ये इंडियन है। उसके बाद में ये ऐसा है कि आप लोगों का वेरीफाई करेगा जाके, वो विजिट करेगा, फिर वो वापस ले आएंगे कुछ करके, ठीक है। नेक्स्ट इज साउथ एशिया का टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स की काउंसिल। अब ये नाम से ही सब कुछ क्लियर हो रहा है ना, साउथ एशिया के टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर, जैसे कि हमारी इंडिया में क्या है, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो जियो और ये आप लोगों के ये है ना वीआई, और एयरटेल पे कौन नकेल कसता है, टीआरएआई, ठीक है। तो अब ये जो काउंसिल है ये किसकी अंडर, किसके, दिस इज अ इवेंट अंडर एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी, ठीक है। जिसके अंदर मेंबर कौन है, ये सारे आप लोगों के साउथ एशियन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, याद करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो एपीटी पे आ जाओ। अब एपीटी व्हाट, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, स्टैब्लिश कब हुई, 1979 में हुई, ठीक है जी। यूनाइटेड नेशन इस कैप के अंडर, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक एंड द आईटीयू, नॉट इंपोर्टेंट। इसमें 38 मेंबर है, 4 एसोसिएट है, कितने क्या है नहीं इंपोर्टेंट। यूएसए के यूएन के एडवांसेस टुवर्ड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ट्रीटी इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि केवल एक रेजोल्यूशन पास किया है अभी तक, ठीक है। तो कुछ भी कॉन्क्रीट हाथ में नहीं आया। मैक्सिको और गैम्बिया ने इसको प्रपोज किया था रेजोल्यूशन, 96 कंट्रीज ने सपोर्ट कर लिया। बट ठीक है, ह्यूमन राइट्स फॉलो कौन सी कंट्री कर रही है वैसे तो देखा जाए तो। पर चलिए 1949 में जेनेवा कन्वेंशन, ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं। 4 कन्वेंशन होते हैं इसके अंदर, पहले में वुंडेड सोल्जर्स, फिर प्रिजनर ऑफ वॉर, फिर आप लोगों के सिविलियंस, है ना, ये सारे किए थे हम लोगों ने। एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं कुछ, कुछ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, हेग कन्वेंशन हो गए आप लोगों के, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो गया, एंड देन यूनाइटेड नेशन चार्टर। नेक्स्ट इज इंडिया कैरिकॉम का समिट। कैरिकॉम इज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, कैरिकॉम इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर कैरिबियन कम्युनिटी, ठीक है ना। तो कैरिबियन सी है कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका की साइड में, जो मैक्सिको के नीचे वो लंबी सी नाली सी निकलती है ना, पनामा एक्सेट्रा वाले, वो उस उधर है आप लोगों का कैरिबियन सी। अब देखिए इसकी ट्रीटी याद करनी है, ट्रीटी का बहुत इंटरेस्टिंग सा नाम है, ट्रीटी ऑफ चगवारामास, फाइन। इसके सेक्रेटेरिएट का है जॉर्ज टाउन, गयाना में। अच्छा, अब 6 महीने में इसकी चेयरमैनशिप रोटेट होती है, काम करेंगे। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इक्विटेबल बेनिफिट, वही टू ऊंची चीजें जो हर ऑर्गेनाइजेशन की है, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 मेंबर स्टेट्स हैं, याद करने बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ यू वांट विश टू मतलब फिर भी रिमेंबर, याद करने वाली चीज है, तो देखो गयाना और सूरीनाम, ठीक है। यू माइट थिंक कि ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मेनलैंड साउथ अमेरिका के पार्ट है, बट नहीं, ये भी है, सिंपल। अच्छा, और ऑल्सो यूनाइटेड नेशन इसको रिकॉग्नाइज कैसे किया है, एज अ ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर। अब एपेक समिट होता है आप लोगों का लीमा में, ठीक है, नॉट इंपोर्टेंट एट ऑल कि कहाँ हो रहा है एपेक समिट। जब तक इंडिया किसी की समिट का मेंबर नहीं है, वहां पे आपको मेंबर्स याद करने की आवश्यकता नहीं होती, और वहां पे आपको समिट कहाँ का हो रहा है वो याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब एपेक में ये है, देखो एपेक के हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, 1989 में ये स्टैब्लिश होता है। बट इसको हम लोग बोलते हैं कि इसमें 21 इकोनॉमीज मेंबर्स हैं, ठीक है, नॉट 21 कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे ताइवान, हांगकांग, अब ये इसकी इंटरेस्टिंग बात है इसलिए मैंने बता दी कि ताइवान और हांगकांग यहाँ पे एक सेपरेट मेंबर के रूप में है, ठीक है। अब फर्स्ट एवर ग्लोबल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, सागर मंथन, किसने करवाया, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने करवाया। सिंपल सी चीज है, कुछ खास इसमें है नहीं। इंडिया और जापान ने साइन किया है कि यूनिकॉर्न मास्ट्स के लिए एक को डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट, जो कि हम लोग डिप्लॉय करेंगे इंडियन नेवी शिप्स में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसराइल ने यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को बैन कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज फॉर नियर पैलेस्टीनियन इन नियर ईस्ट, ठीक है, ये एक यूएन एजेंसी है जो 1949 में फर्स्ट अरब इजरायली बोल कब होते हैं, 1948 में। तब ये जो है, तब ये स्टैब्लिश होते हैं क्योंकि पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज बहुत सारे थे, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज हैं उनको घर वगैरह प्रोवाइड करना इसका काम है भाई, उनकी हेल्प करना। तो एक तो 1948 के बाद, उसके बाद 1967 में 6 डे वॉर होता है, ठीक है। इट वाज आफ्टर दिस 6 डे वॉर कि जो आप लोगों का वो है गोलान हाइट्स, ठीक है, वो हम लोगों ने किया था ना, जो सीरिया और इसराइल के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, गोलान हाइट्स को किसने कैप्चर कर दिया था, आप लोगों के इसने, इसराइल ने।
अब यहाँ पे 5 फील्ड ऑफ ऑपरेशन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी हैव जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक। ठीक है, इजराइल नहीं है फील्ड ऑफ ऑपरेशन में, रिमेंबर। अब आ जाओ, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन से ये चलता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को ये रिपोर्ट करता है। बेरूत लेबनान में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, और अब मतलब शुरू में वहां थी, लेकिन अब जो है इसके हेडक्वार्टर 10 बार इन्होंने बदल ली भाई, वो खुद ही ऐसे रिफ्यूजी इधर से उधर भागते हैं, तो वही हेडक्वार्टर भी बदलते रहने पड़ेंगे। उसके बाद वियना गए, उसके बाद गाजा स्ट्रिप गए। ठीक है, उसके बाद एंड में आ जाओ, समिट ऑफ द फ्यूचर। समिट ऑफ फ्यूचर यूएन हेडक्वार्टर्स में हुआ, और कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने करवाया, बस इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये मल्टीलेटरल के बारे में बात करेंगे, एसडीजी का रोना रोएंगे, हर बार सेम चीज होती है, ये यूनाइटेड नेशन चार्टर वही खेल हर बार चलाया है, वही दोबारा हो गया। अब ये 3 टर्म्स हैं, इनमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, खास सी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। पहली टर्म है जियोपॉलिटिकल रिसेशन। इसका मतलब होता है कि कोई भी ग्लोबल पावर है, जैसे यूएस, उसका जो पॉलिटिकल वेट है, उसकी बात में जो वजन है वो कम हो रहा है। ठीक है, अब जैसे बाइडेन ताऊ जी जो भी बोलते थे ना, वो कोई मानता नहीं था, मतलब ऐसा समझ लो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद मिडल पावर, मिडल पावर जैसे इंडिया, जैसे चाइना, अब उनके पास इतनी पावर भी नहीं है कि वो यूएस और रशिया हो, और इतनी पावर इतने घटिया भी नहीं है कि युगांडा और बुरुंडी और रवांडा बुरू कोफी वाले हो। ठीक है, तो इसीलिए वो गए मिडिल पावर आप लोगों की। उसके बाद आ जाओ कमोडिटी डिपेंडेंस। कमोडिटी डिपेंडेंस तब होती है कि एक कंट्री तब कमोडिटी डिपेंडेंट मानी जाती है अगर उसका जो मार्केट चंडाई है, एक्सपोर्ट्स है, जो उसके एक्सपोर्ट्स हैं वो किसके ऊपर है, प्राइमरी कमोडिटीज लाइक ऑयल, कोल या आयरन ओर, उन चीजों को वो एक्सपोर्ट करे, तब वो कमोडिटी डिपेंडेंस है। राइट, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर थीम। ठीक है, आईआर की करंट अफेयर्स अब फिनिश हो चुके हैं। हम लोगों ने जानबूझ के वाजीराम को भी इंक्लूड किया है, बिकॉज पीटी 365 एवरीबडी डज, तो आप लोगों को एक थोड़ा सा एज होगा, क्योंकि वाजीराम में जितना भी हम लोगों ने एक्स्ट्रा डिस्कस किया, जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यूनाइटेड नेशन, ये आरडब्ल्यूए वाला हो गया, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हो गया, ये पीटी 365 में गिवन नहीं था। ठीक है ना, सो विद दिस नाउ अब आप लोगों का मैक्सिमम चीज हो चुकी है। अब आप दो चीजें कर सकते हो, कि या तो आप दोबारा एक बार ये टेक्स्ट पढ़ लो, ठीक है, दैट कुड वर्क फॉर यू, या फिर आप लोग एक बार दोबारा से ये वीडियो सुन लेना एक वीक के अंदर, विद इन 1 वीक, सो दैट आपका जो माइंड है वो रिटेंशन कर पाए कि भाई हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी। ठीक है, सो विद दिस thank you very much for your attention, and please do comment, subscribe। ठीक है, क्या लाइक जो जो भी करना होता है वो सब